प्लीज वेलकम। अरे खड़े हो जाएंगे भाई, आ जाओ आ जाओ। जय ओके सो दोस्तों, ये वो 3 सितारे हैं। वी हैव सिक्योर्ड। पहली बात तो सीए में पास होना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें सीए फाइनल में और डिफिकल्ट होता है, और उसमें सीए फाइनल में रैंक लाना ये बहुत डिफिकल्ट है। एक बार तालियां इनके लिए क्या बात है, टॉप। और ये भी ऐसा वैसे रैंक नहीं भाई, ये शिम्पी निखिल शिम्पी, राइट? निखिल शिम्पी ये मेरे स्टूडेंट है। आजा और आजा जाओ। इनके लिए भी आप एक बार तालियां बजाएंगे। एंड एक मिनट जरा ना, यहां पे ये वही इंसान है, ये सब तुम्हें जानते हैं। एक बार डालिए यार, क्या बात है। और भारत में 1 लाख लोग सीए का एग्जामिनेशन देते हैं, और ये बंदा वो है, 1 लाख लोग इसका का पेपर लिखते हैं, और उसमें टॉप मोस्ट है, इंडिया का सबसे नंबर 1 अच्छा लिखने वाला इंसान। वी आर सिक्योर्ड। He is the national level topper of इसका सब्जेक्ट, सिक्योर 92 मार्क्स। और ये वो सब्जेक्ट है जो ना अकाउंट्स है ना एसएफए में, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, उन सब्जेक्ट में स्कोर करना एक बार डिफिकल्ट है। वो उसमें आसान है, पर इसका में स्कोर करना है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और आप लोग के लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इसमें से ये इनकी बातें हमारे लिए इंस्पिरेशन है। इनसे बात करना हमारे लिए सौभाग्य है। पहली बात तो वी शुड फील फॉर्चुनेट कि हम पूना में रहते और ऐसे रैंकर्स देखने मिल रहे हैं, वरना अगर बिहार में पैदा होते आप तो आपको रैंकर्स देखने ही नहीं मिलते, या फिर आप किसी दूर दूर के कोपचे में होते हैं, किसी और जगह पे होते हैं, आप किसी और विलेज में होते या सिटी में, तो हमें ऐसे रुकना यार, ऐसे रैंकर्स तो हमें ये करना है कि इनसे बहुत सारी बातें करके वी शुड अंडरस्टैंड हाउ दे हैव स्टडीड, और कैसे इन्होंने ये सब मुकाम हासिल किया था। और बहुत दिनों की पुरानी की बात नहीं है, मुझे लगता है आप इसी क्लासरूम में लाइव इसका की क्लास कर रहे थे दिसंबर 2016 में। आई थिंक यू ऑल वर टुगेदर, नो? और ये बंदा मेरे वर्चुअल क्लास कर रहा था। देखो वर्चुअल का बंदा आगे गया बहुत ज्यादा, ये लाइव पढ़ के इनको इतना स्कोर नहीं हुआ। बट ये जो है बात, देखो जिसको पढ़ना है लाइव वर्चुअल डजंट मेक मच डिफरेंस, आज सभी को पता है, इससे क्या फर्क नहीं पड़ता। बट बात ये थी कि 6 महीने पहले, अभी दिसंबर मतलब जुलाई चल रहा है, राइट? 6 महीने पहले ये मुझे पता है, ये दोनों यहां पे बैठा करते थे, और यहां पे ये जो साउंड बॉक्स के ठीक पीछे, और ये साउंड बॉक्स के वहां पे ये तीनों के वो बैठने की जगह तो कैमरा उनके आसपास में। और तब और ये वो ज्यादा बहुत दिनों की पुरानी बात नहीं, 6 महीने के अंदर इंसान की किस्मत पलटती है, और आज पूरा इंडिया इनको जानता है। अब सारे इंडस्ट्री से, वैसे जनरली सीए बनने का हमें अप्रोच करना पड़ता है कि हमें जॉब दे दो, पर वंस यू गेट द रैंक, वंस यू गेट टॉप स्कोर, तो आपके पीछे इंडस्ट्री लगती है कि हमारे जॉब तुम्हें करना जरूरी है। अब जैसे कि आप इंडिया के टॉप 50 स्कोरर जो होते हैं, इंडिया के टॉप 50 स्कोरर जो होते हैं, इनका पूरा लिस्ट जो है पूरे इंडस्ट्री में सर्कुलेट होता है, और इनके नंबर्स तक शेयर किए जाते हैं आईसीआई से, तो ताकि इनको लोग अप्रोच करें, ऐसे टैलेंट को लोग देखें। तो सबसे बड़ी बात है, इनका स्कोर देखेंगे आप, ये ऑल इंडिया रैंक कौन सा नंबर? 16 नंबर।
ये भारत के रैंक नंबर 16 पर है। और आपके मार्क्स थोड़ा बता देंगे कितने बच्चों को थोड़ा कितने मार्क्स पे पास होता है फाइनल में? 400 पे 400 पे पास होते। आपने कितना मतलब क्या किया? 561। मैं आपको ऐसे विद्यार्थी भी बताऊंगा जो सीए फाइनल में 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट से एग्जामिनेशन दे रहे हैं और फिर भी पास नहीं हुए। इसका एक कंक्लूजन समझ सकना, आपको एक समझना है कि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। यह कोई किस्मत नहीं है, यह पढ़ाई करने का तरीका है। आज वो समझना होगा कि इन लोगों ने वो मुकाम कैसे हासिल किया है। दे हैव रियली वर्कड हार्ड। ऐसे ऑल इंडिया रैंक किसी को नहीं मिलता। और अभिराम, आपका रैंक बताइए। 27th रैंक। 27th रैंक। और अभिराम, आपका स्कोर कैसा रहा? 545। 545। और बड़ी बात इनकी और भी है, आप वेरी यूज टू वर्क? First year I worked in PwC and then I shifted to mid-size from MSDN. अच्छा, पहले इन्होंने पीडब्ल्यूसी में बिग 4 जो आपका बेंचमार्क है, ही वर्कड ओवर देयर। अभिराम, आप कहां पे वेरी यूज टू वर्क? आई यूज्ड टू वर्क विद डेलॉयट। ही यूज टू वर्क विद डेलॉयट। और हम जो एक बात करते हैं ना हमेशा एक सीए स्टूडेंट में, वी नीड अ कंप्लीट पैकेज। और ये आपके सामने दिख रहे हैं आपको। ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से कुछ नहीं होगा, बहुत बने हैं। अरे कम 4 लोगों में आके यू शुड बी एबल टू स्पीक, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। और बिग 4 ऐसे किसी को रिक्रूट नहीं करती यार। तो इसका मतलब है नाउ इट्स टाइम टू लर्न। इट्स नॉट ओनली बिकमिंग सीए। हमें आज इनको देख के ये समझना चाहिए कि हमें भी कुछ करना है, राइट? अच्छा, जानने के लिए देखते रहिए। आपका नाम बताइए। Gururaj Lunkad, and I have got AIR 30 with a score of 542. ये मतलब 542 3 मार्क्स। 5। और ये तीनों की खासियत जानते हो, चारों की भी? ये चारों दोस्त हैं। ये मेरी क्लास में मिले नहीं है, मतलब ऐसे अजनबी लोग चारों साथ में नहीं आए हुए। दे आर एक्चुअली फ्रेंड्स। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप सोचिए ना, ऐसे 3 लोग बैठे, तीनों रैंक में आ गए। आप सोचो जरा। मतलब ये आपको लगता नहीं है इन्होंने एक मास्टरमाइंड प्लान स्ट्रेटेजी बनाया होगा एंड एवरीबॉडी फॉलोड इट। और ये लोग एक दूसरे को जानते हैं ऐसा, मतलब क्या आप लोग दोस्ती आ रही है? 11 से 11 से 7 से 11 से 7 में हो तुम लोग? Yes, sir. 11 से 7 में है। क्या बोला? आईटी का? ITSM भी साथ में किया था हमने। आप आईटीएसएम कहां थे? यहीं पे थे। क्या बात है? सेम बेंच था सर। सेम बेंच में था, इधर ही थे। आईटीएसएम आपने इधर किया, इसका भी आपने इधर कर लिया। लॉ तब मैंने पढ़ाने चालू नहीं किया था उस समय। तो दोस्तों, यह है आपके सामने ऑल इंडिया रैंकर्स। और एक बार फिर से तालियां यार, क्या बात है। जब आपको यह बात मालूम चली कि आप रैंक में आए, तो क्या समा था वो, क्या माहौल था? कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब प्लेजेंट सरप्राइज था कि रैंक में। बिकॉज आपने सोचा था? नहीं, बिल्कुल मतलब एक्सपेक्ट किया था, बट ऐसे बहुत एक्सपेक्टेड नहीं था। सोचा तो नहीं था ऐसे। इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। मतलब ऐसा सोचा नहीं था और रैंक में आ गए आप? हाँ हाँ। ये बड़े लोगों की खासियत होती रही। नहीं, आई वर्क बट आई नेवर एक्सपेक्टेड। आ गया ऐसे। बेटा आपका क्या था? 16 नंबर आया, आपने सोचा तो होगा ना रैंक आना है ऐसे? नहीं, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब मैंने 561 स्कोर देखा, मैं ऑफिस में था, तो मैं नाचते नाचते दूसरे रूम में चला गया। फिर एक दोस्त ने जाके मेरिट चेक किया, फिर वो सब नाचते नाचते वो रूम में आ गए। अरे अब सोचो, मेरी बात बता रहा हूं। आई जस्ट स्कोर्ड 429, तो आई वॉज जंपिंग शाउटिंग। मतलब सिर्फ पास था मैं, पर मेरे लिए मैं एक खुशी आपको, मतलब आज भी वो दिन याद है। सीए फाइनल पास हो गया। क्या व्हाट इज यू वांट यार? आपका कैसा रिएक्शन था उस समय? कहां थे आप उस समय? मैं घर पे ही था, पर अगेन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रैंक। बड़ा लोग कर रहे थे ऐसे बता रहे, इनका एक्सपेक्टेड नहीं होता, ये आ जाता है बस। और वो भी तीनों का आ जाता है। बट सीए फाइनल का एक है, इफ यू गिव हार्ड वर्क इट इज डेफिनेटली गोइंग टू पे ऑफ। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव्ड इन। सो बहुत अच्छा लगा यार।
आपका इसका का स्कोर कितना है? 71. स्कोर 71 इन इसका. क्या इन बच्चों को लगता है कि आईटीएसएम में भी इतना स्कोर आ सकता है क्या? मतलब क्या है? You can easily score high in ITSM. I remember I had scored around 74 or something in. अच्छा, आप आईटीएसएम में भी उतना स्कोर किया था आपने? हाँ? Yes. क्या आपको लगता है इन बच्चों को कभी कभी मैं बोलता हूं कि 70 आएंगे 80 आएंगे, इनका बार बार रिवाइज कराता हूं, ये मेरे पास शक भरी निगाह से देखते उनको लगता है ये कुछ भी बोलता है, फिर एक बच्चा बोलेंगे मार्केटिंग कर रहा है. नहीं, जब भी मैं रिवाइज करता हूं ना तो ये मेरे पास में शक भरी निगाह से देखते हैं. और इनको लगता है ये आदमी कुछ काम नहीं है, इससे तो जिंदगी बर्बाद है. आ जाता है ये रिवाइज करेंगे वो रिवाइज करेंगे. तो ऐसा कोई इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया कभी मैं बहुत भारी रिवाइज करा रहा हूं क्या? तो क्या आपको लगता है ये क्लास में जो रिवाइज होता है, इन बच्चों को थोड़ा सा बताना, इनको आपका क्या मानना है, ये रिवाइज करना ये सब करना क्या है? मतलब अगर आपने सर की रिवीजन बहुत अच्छे से की तो एग्जामिशन तो आंख बंद करके है आपको. और नहीं, ये मैं बोलूंगा ना, ये ताली भी नहीं बजाएंगे. मैं बोलूंगा ना पढ़ो, रिवाइज करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, ठीक है बोलते हैं. तो मैंने बोला चलो क्वेश्चन बैंक करेंगे, तो 4 लोग क्या है यार. फिर बोला एक और करेंगे, क्या है सही जाना है. अब आपको इनके जबाने सुनने मिल रहा है ना, तो आपको अच्छा लग रहा होगा. अभी इस इंसान को बोला जरा इधर आओ भाई, ये कितना स्कोर किया आपने? 92. जरा एक बार और बोलिए. 92. इस भोली सी शक्ल के पीछे जरा एक देखो ना, कितना भोला आदमी लगता है. लगता नहीं एकदम इतना, कितना सीधा है लगता है. अरे ये स्कोर 92. अब इनको आईसीआई बुलाएगी, गोल्ड मेडल मिलेगा इनको. बहुत बड़ी बात होती है यार, तुम्हें पता नहीं, ऑल इंडिया का टॉप करना नेशनल लेवल पे इट्स ह्यूज अचीवमेंट है यार. मैं बताऊं क्या, मैं अगर बैठा हूं ना पेपर देने, मैं खुद भी आई विल नॉट बी एबल टू स्कोर 92. हालांकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं. इट्स नॉट अबाउट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इट्स द वे यू प्रेजेंट. इस बंदे को आज वही पूछना है, ये 92 कैसे मिले. क्योंकि ये बच्चा भी जो बैठा है ना, हर एक को चाहिए 60 तो आना चाहिए, 92 नहीं चाहिए. सुनना इधर आ जा. अरे बच्चा सुनना, 92 नहीं, अपने कितने चेहरे? ये तो 60 में, 60 में खुश है हम. तू 30% 40% डिस्काउंट मार दे, कोई प्रॉब्लम नहीं. इतने पास हो गए ना अपने को 60. अच्छा क्या हुआ? 90? हाँ 94 से. आज तक का ऑल इंडिया हाईएस्ट जो है 91 92 है. मैं जब से पढ़ा रहा हूं ना, इसके पहले जो हाईएस्ट स्कोर था वो कुछ 90 के करीब था. इसका मैं निधि गोयनका, निधि ने भी 92 लाया था. एंड देन ही इज, इसके पहले एक अटेम्प्ट हुआ था, उसमें दैट गाय स्कोर 86. ही वाज फ्रॉम बेलगाम, बट इवन ही वाज आल्सो ऑल इंडिया टॉपर. तो मेरे लिए भी एक वो एक प्राउड फीलिंग होता है इस बात के लिए कि जिस ढंग से मैं पढ़ा रहा हूं, और उसको ये लगता नहीं कि उसने बहुत बड़ा काम किया. आप बताओ, आपकी नजर में आपको अभी क्या फील हो रहा है? और ये बोलता है सर उसमें क्या हुआ, अरे उसमें क्या हुआ. इट इज क्रेजी इज. और एक वो बंदा था जो बेलगाम से था, इवन ही स्कोर 86 मार्क्स. वो भी एक साल पहले ऑल इंडिया रैंक 1 था. मतलब किसमें? इसका सब्जेक्ट में. तो उसको वहां पे बुलाया गया, ऐसे बहुत इज्जत मिलती रहे. एक बुलाते हैं वहां पे, मेडल देंगे, अभी इनका फेलिसिटेशन होएगा अलग से, रैंकर्स को अलग बुलाएंगे. तुमको बुला रहे कि नहीं बुला रहे? अभी तक नहीं बुला, पर बुलाते, आपको मालूम है ना, बुलाते हैं. इनको बुलाते हैं, इनका सोचो ना, और साथ में माँ बाप जाएंगे, क्या फेलिसिटेशन होगा और क्या प्राउड फीलिंग होगी. क्या लगता है आपको? सोच के क्या लगता है? अमेजिंग. इससे और क्या चाहिए यार. अब बता दो भाई, ये 92 के पीछे क्या है? क्या आपने एग्जामिनेशन के बाद सोचा था 92 मिलने वाले? नहीं. सच्ची बोल, कितना सोचा था? 75. अच्छा 92. मतलब क्या आपका, एक बात मैं पूछू क्या लगता है वो क्यों इतने मार्क्स दिए होंगे? एक दो ऐसी बात बताओ ना जो मतलब आपको लगता है यार नहीं दे रहा, आम जनता नहीं करती है. क्या अलग किया? मतलब लिखते देख में से पढ़ते भी सभी लोग. अभी देखिए रैंक में आए, इसको 72 है.
ऐसा नहीं रैंक है, अभी कुछ तो समझना चाहिए कि क्या है, क्या भाई, क्या क्या अगर मैं भी करूं ना तो मुझे नहीं मिलेंगे। हाँ? चलो अभी इनसे वो समझने की देर आ चुकी है, बात आ चुकी है, आखिर उन्होंने क्या खास किया था। ऐसा कुछ बोल जाओ आज तुम्हें लगता है जो तुमने अच्छा किया है। मैं इनसे भी पूछूंगा, मैं चाहता हूं जो तुम आईटीएसएम और इसका के लिए जो तुम्हें लगता है 92 हेल्प किया वो बताओ ना, ताकि ये लोग भी आईटीएसएम में नहीं 92 62 तो स्कोर करें। क्या अलग है, क्या खास किया? एक तो जो मेन मॉड्यूल है सर का वो आप बहुत ढंग से पढ़िए, मतलब जो चार्ट्स में डिवाइडेड है वो मॉड्यूल जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वो वैसे बना नहीं है, तो इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ अ बुक, you know, it's divided so you feel confident that you at least one portion of a chapter or what is considered in a chapter. The other thing is when you do the module, you should close that module and try and writing an answer on your own. Frame a question in your mind and try and answer कि मैं देखता हूँ मेरा आंसर कैसे, और फिर पीएम में देखो कि आंसर कैसे दिया है. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मतलब आपको पता है, आपको कंसेप्ट पता है, लेकिन यू कांट पुट इट इन वर्ड्स. अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक इट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. आपको ये एक्सप्रेस करना है, आपकी हैंडराइटिंग, आपके शब्द वो एक्सप्रेस करेंगे कि आप क्या जानते हो इस सब्जेक्ट के बारे में. एक एक बात में आपसे, बहुत सारे शब्द है, बहुत सारे सवाल है, मैं एक पुटअप करता हूँ. पहली बात तो चैप्टर चालू करने से पहले आप चार्ट से एक बार गो थ्रू करते थे या डायरेक्टली क्या स्ट्रेटेजी हुआ करती थी? So first you have to have a first reading, then see the charts, because then you will know कि what are the important crux in every particular paragraph. मतलब अगर if you are doing modem, अभी आपका ATSM में modem एक चीज रहेगा, तो एनालॉग सिग्नल्स क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या कन्वर्जन होता है, तो यू शुड नो what signals are made of, then only you will be able to express it to him. 2 मिनट, ये बहुत कम समय, इनका कीमती समय आज हमारे शो पे आए हुए हैं. काम की बात करते, आपके कमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस की बातें हैं. बाकी आपको फेल होना था, मत सुनिए. बोल बेटा, बोलो. अच्छा, पेपर में हैंडराइटिंग का और प्रेजेंटेशन का क्या महत्व है? ये 92 उसके बिना नहीं आ सकता है. नहीं, You have to be very particular about your questions you select. First of all, you have to, in that 15 minutes, you have to know which questions you're going to attempt. And your best stroke has to be your first question. If that is not going to be, the impression will be bad. Because the examiner does not have more than 5 or 10 minutes to check your paper. He has to have that confidence कि ये बंदे को बहुत पता है. मतलब when he sees the first answer, he'll be like, amazing. मतलब he has to have that expression in his mouth and then he has to start correcting. Plus, what I did was I read the module also and I learned particular diagrams which gave me an X factor, because I knew, and I was lucky enough that those questions they were asked by the institute, something like boundary controls or something, तो मेरे को वो diagrams आते थे, तो it gave me an X factor. So instead of 4 out of 4, instead of 3 gave me, he would have given me 4 out of 4 because of that. ये 92 मार्क्स का मतलब ये होता है कि हर 10 में से इनको 9.2 मार्क्स मिले, तो हर 5 में से इनको लगभग 4.5 के ऊपर मार्क्स मिले हुए, और वो भी हर कोई. मतलब तुमने क्या पेपर पूरा कंप्लीट किया था? Full 100 marks. 100 मार्क्स पूरा. और पहले 15 मिनट में क्या हुआ था आपके साथ? क्या आपको लग रहा था कि आप ठोक दोगे आज? ठोक तो नहीं, बट आई वाज कॉन्फिडेंट. मतलब आई एक्चुअली मेड इट माई एज सब्जेक्ट. मैंने बहुत मेहनत करी थी. मेरे को पता था कि मेरे को हर एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, ताकि एनी पेपर दैट कम्स डिफिकल्ट यू कैन कवर इट अप. सो दिस वाज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. मतलब तुम्हें पहले से इसका पे विश्वास था कि तुम्हें ज्यादा स्कोर करना है? हाँ, आफ्टर द क्लासेस आई वाज कॉन्फिडेंट, बिकॉज मेरा आधा पढ़ाई क्लासेस के टाइम ही हो गया था. क्या क्लास में जो रिवाइज में करता था, आप वर्चुअल में बैठ के रिवाइज करते थे या आप भाग जाते थे वहां से? नहीं करता. ये बच्चा तो लाइव क्लास में भाग जाते मेरे सामने. नहीं, आप अटेंड करो. एटलीस्ट रिवीजन वाला जो पोर्शन है ना, वो जरूर अटेंड करो, बिकॉज दैट विल, एंड कैसा वो रिवर्बरेट होता रहता है बार बार. समथिंग यू कीप डूइंग इट विल स्टे इन योर माइंड. एंड इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, इफ देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस व्हेन माय फ्रेंड्स हैव ब्लैंक्ड आउट इन पेपर्स. मतलब नहीं समझ आया क्या क्वेश्चन था, बट कुछ चीजें याद रहेगी तो उसके ऊपर आप आंसर फ्रेम कर सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड दिस रिविजन लेक्चर्स. ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. एंड इफ यू कैन मेक योर नोट्स इन दैट मेन मॉड्यूल, इट विल हेल्प यू अलॉट. इट विल हेल्प यू अलॉट. आप एक साथ सब चीज पढ़ सकते हो. मैंने वो गलती करी, मैंने नहीं बनाए, बट अरे भाई, तू जिंदगी से और क्या चाहता है? मतलब he had to score 98, but somehow due to unlucky factor he could score 92. But next time if he gets opportunity he can score 98. Just joking यार. अच्छा बताओ ना एक बात, पहले 15 मिनट में क्या आपने डिसाइड कर लिया था कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से नहीं करना है? वो 15 मिनट्स दोज आर वेरी क्रिटिकल. मतलब यू हैव टू डिसाइड. यू कैन नॉट
keep thinking कि मेरा ये question में ये नहीं आता, वो नहीं आता. Leave that question if you don't know and go ahead. वो बहुत important है, because then you have to plan your timing, you have to give time for rechecking also. मैं आपको बोलता हूँ CA final should be prepared like a 12th standard paper only. What you have learned, what diagrams, how neat it can be, you know, because half the people will be like going on content and writing statements and writing phrases and stuff. But if you show a diagram to him, write a paper like how you studied in 12th. आपने डायग्राम वर्ड्स को 2-3 बार बोला, चार्ट्स बोला, क्या वो मैटर करती है? डायग्राम्स, चार्ट्स, Yes. रफ स्केच. Yes, yes. If you are aiming at a very high score and if you feel that you can do it, you have to draw diagrams. Trust me, it will give that X factor to you and he'll be very impressed. आपको बहुत ही कम स्टूडेंट्स मिलेंगे जो डायग्राम्स बना के देंगे एग्जाम में, वो भी इसका के पेपर में. और आईटी में भी काफी जगह पे देयर स्कोप ऑफ ड्राइंग द डायग्राम्स. जैसे वहां पे बहुत जगह पे होता है, स्टार है तो बस है, तो आप बहुत सारे और जगह पे भी देखे थे हमने. और अगर हम लोग एसएम की बात करें, लॉट ऑफ बीसीजी का डायग्राम बनता है, तो टॉस का बन सकता है, तो एडीएल का बन सकता है, सो मेनी प्लेस. तो ये चीज आपने समझी अब तक कि इन्होंने बुक को बहुत ढंग से पढ़ा है. दूसरी बात समझी इन्होंने क्लास में रिवाइज किया बहुत. तीसरी बात ये समझी है कि इन्होंने पहले 15 मिनट का इज्जत से इस्तेमाल किया, जहां पे इन्होंने डिसाइड किया कि इनको कौन से क्वेश्चन करना है और कौन से नहीं करना है. ये ऑलरेडी ये सब डिसाइड हो गया था आपका पहले 15 मिनट में. Yes. और एक बात मैं पूछूं आपसे कि डायग्राम चार्ट के साथ में हैंडराइटिंग और अपने नीटनेस की भी बात की. मतलब ऐसा आपने स्क्रैचिंग वगैरह कुछ नहीं किया था? एक भी स्क्रैच नहीं है मेरे पेपर में. अच्छा, क्या बात है. मतलब एकदम दुल्हन की तरह सजा के रख दिया आपने. हाँ. और आपका हैंडराइटिंग एवरेज है, मतलब कैसा है हैंडराइटिंग? Average handwriting, but you know, if it's presented beautifully, then he'll give you that X बहुत factor. खूबसूरत हैंडराइटिंग नहीं, बट रीडेबल है. हाँ, readable. पर वो क्लीन होना चाहिए, एकदम अच्छे से होना चाहिए. कई जगह पे यही बोलते हैं लोग कि सर इतना अच्छा नहीं है हैंडराइटिंग, बट आप 92 आए हैं. अच्छा, एक सवाल जो कॉमन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपने एज इट इज उसी लैंग्वेज में लिखा था जो बुक में लिखा है, एज इट इज? क्या कहीं जगह पे अपने शब्दों का भी इस्तेमाल किया? किया था बहुत जगह पे. इफ यू यूज those technical words, now the examiner will understand कि he's read the institute material. 90% of the times we think that the examiner will think कि ये नहीं, इसने कहाँ से सब ढूंढे, ये क्या है, वो क्या है, because he has a answer key. वो आंसर की में अगर वो मैच हो गया, he'll do wonders for you. He'll be very impressed and he'll give you lot of marks, that extra marks that you deserve, he'll give you that. नहीं, एक सवाल ये तो हो गया कि याद करना चाहिए, वो सब ठीक है, पर मान लो अब जिस बच्चों को याद नहीं है, वॉल्यूम 1 पढ़ के भी बहुत बार होता है कि यू आर अनेबल टू रिकॉल, तो क्या उस केस में फिर आंसर लिखना ही नहीं चाहिए, अपने शब्दों का भी इस्तेमाल होना चाहिए? मैं बाकी रैंकर से भी इस समय पूछूंगा कि क्या बोलना है इनका, क्या अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे या एज इट इज डिक्टो उनका छाप देंगे? डेफिनेटली अपने वर्ड्स में अपन आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि it is not that each and every answer you learn in those technical words. So I am not like him. I don't remember all the technical words, but yes, I wrote in my language those words which I remembered. I underlined them, so I could emphasize those words. मतलब आपने एग्जामिनेशन में उन शब्दों पे अंडरलाइन भी करी थी? हाँ, exactly. सही है. और आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्या आप इन बातों से सहमत हो, या आपने भी एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों, क्योंकि ये सवाल मैं आपको क्यों पूछ रहा हूं, व्हाई आई हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन थ्रू आउट इंडिया. अगर क्लास होने के बाद में कोई बच्चा सवाल पूछता है तो एक ही पूछा, सर मैं अपनी भाषा में लिख दूं तो चलेगा क्या? क्योंकि मॉडल की पूरी लैंग्वेज मुझे एज इट इज रटना नहीं होती. मतलब ऐसा नहीं कि आई डू नॉट ट्राई, आई विल गिव इट अ ट्राई, पर कभी नहीं आई तो क्या मैं अपने शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं? क्या मानना है आपका इसके? Definitely, it is not compulsory to remember all the technical words. So jither I could remember, and a lot of credit goes to Swapnil Patni sir because his detailed summary module, I don't know if it's there in this volume 4 जो था हमारा. So it contain all the technical words were highlighted in blue. So that was when you read the answer, you remembered those words, and I tried to replicate it as much as possible. But definitely, even if you don't know the technical words, if you're giving the correct meaning of the point, definitely you'll get marks. आपका क्या बोलना है भाई? Yeah, I agree with all of whatever they said, because ऐसे exactly लिखना it's not always possible, but always we should try to do that, and उसके लिए हमें बहुत revision करना पड़ता है, so that repeatedly class में तो सर लेते ही है, but also at home try to revise those words, because वो बहुत volatile memory रहती है, तो वो बार बार revise करके हो जाता है, level तक achieve हो सकता है. तो एक कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर ऐसा नहीं कि वो लिखना नहीं चाहिए, अगर लिखेंगे तो 92 आएंगे, नहीं लिखेंगे तो 70 तो आ ही सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं, कई क्या कंफ्यूजन क्या है कि अगर मैं नहीं लिखूं तो फेल हो जाऊंगा? फेल होने जैसा नहीं है. अगर है उतना इंग्लिश अच्छा है या फिर आपको मेमोराइज हो जाता है तो फिर आप यू कैन एक्सपेक्ट वेरी हाई.
और नहीं आ रहा तो आप उसको ऐसा नहीं कि मैं पेपर छोड़ दूंगा, स्टिल यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, है ना? समझ में आ रहा है गाइस? है क्या? आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या क्लास के अंदर जो प्रैक्टिस मैनुअल जो मैं करवाता हूं और जो एक पास्ट एग्जामिनेशन, क्या उसमें से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ डेफिनेटली सर, पास्ट पेपर्स बहुत सॉल्व करके लिए थे सर ने हमसे क्लास में ही करके लिए थे. सो वो एक बहुत क्लास में ही प्रिपरेशन होता, तो घर पे जाके स्टडी लीव में हमारा बहुत जल्दी पार्ट हो गया वो कवर. सो इट वाज अ वेरी गुड बेनिफिट. तो क्लास में ध्यान अगर दिया कंप्लीटली तो भी हाफ ऑफ द जॉब इज डन. मतलब क्या आपको इसका सब्जेक्ट करने में घर पे बहुत वक्त लगाता है? कम नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, बट सो आई कुड यूटिलाइज इट टू रिवाइज मोर सो दैट आई कुड बी श्योर ऑफ एटलीस्ट गेटिंग 60+. आपको कितना स्कोर हुआ इसका में? मुझे 67. 67. बट तालियां बजाएंगे? क्या बात है, स्कोर एग्जामिनेशन. आपने आपका स्कोर ही बताया इसका का? 75. ये स्कोर 75 इन इसका. तो अभी इस समय में जो इन लोगों के साथ में खड़ा हूं ये सारे एग्जामिनेशन होल्डर है और इन्होंने तरीके का पेपर लिखा था. ये रैंकर्स है. मैं एक बात पूछूंगा इन सभी से, एग्जामिनेशन के पहले दिन वो क्या था? क्या कर रहे थे आप लोग? पढ़ रहे थे, सो रहे थे? बेटा तू क्या कर रहा था? सोया था मैं, मतलब 8-9 घंटे ऐसा मत बोल, 8-9 घंटे सोया था. सच्ची बोलना, कितना सोया था? नहीं 8 घंटे सोता था मैं. वैसे ये कूल दिखता है. ठीक है, सो गया था यार. वो सो गया तो सो गया था भाई. क्या मतलब पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था उसके पहले दिन? नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रस्ट मी वो 1.5 दिन में जितना आपको मेमोराइज होगा उतना आप क्लैरिटी से लिख पाओगे, बिकॉज योर मतलब मेमोरी जितना पहले तो बहुत पढ़ा है ना, फिर एग्जामिनेशन के पहले दिन क्या इंपॉर्टेंट है? So एग्जामिनेशन के पहले दिन यू नीड टू कवर एटलीस्ट द मेन टॉपिक्स वेर यू हैव टू सी, यू हैव टू स्टार्ट एनालाइजिंग कि इंस्टीट्यूट क्या पूछता है, कितना वेटेज आएगा, क्या आएगा. तो एटलीस्ट यू शुड नॉट बी इन अ सिचुएशन कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है. यू शुड नॉट लीव एनीथिंग हाफ-साइडली. यू शुड ट्राई एंड कवर एज मच टॉपिक्स एज यू कैन, बिकॉज यू हैव टू, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन, बिकॉज इंस्टीट्यूट का कुछ भरोसा नहीं है कि क्या क्वेश्चन क्या पूछेंगे. तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. एग्जामिनेशन के पहले दिन आपका पूरा पढ़ के हो गया था? हाँ हो गया था, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई हैड मेड माई ओन नोट्स एंड मतलब मेरे को था, प्रैक्टिस भी था एंड आई वाज, यू हैव टू कीप योर कूल आल्सो. तो हो गया था. अच्छा बेटा, आपका क्या बोलना है? एग्जामिनेशन के पहले दिन आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा था? बेसिकली वो 2 दिन इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी आर इन अदर पेपर जोन. सो टू गेट बैक इन टू IT, बिकॉज IT इज नॉट दैट सब्जेक्ट विच अ चार्टर्ड अकाउंटर इज नोन फॉर. सो आप पहले पढ़ाई तो बहुत करते हो, लेकिन वो रिकॉल करना, दैट इज द 2 days यू गेट फॉर इट. IT एंड SM एंड same goes with ISCA. So you have to cover the whole syllabus as he said, and most important thing is you have to focus on the important areas and what are your focus points. Like if there are 8 chapters, you are comfortable in 6 chapters and other 2 chapters you are not that much comfortable in. So first focus on those 6 chapters rather than worrying about those 2 chapters. So you can score about 80% of the marks in those 6 chapters if you are confident and you practice well. तो मतलब ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी चैप्टर को यू गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस, ऐसा भी नहीं है. द चैप्टर्स विच यू फील कंफर्टेबल उसको फिर उसमें से कुछ भी पूछो ठोक देंगे, और जो बाकी चैप्टर्स को ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे. और ये हर आदमी का अपना अपना एक वीक चैप्टर होता है. तो अभी रैंकर्स का भी 16 नंबर पे भाई, इसका भी वीकनेस. भाई तुम्हारा भी वीकनेस है कुछ जिंदगी में? बहुत है. आपके स्कोर मतलब क्या ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आपका एग्जामिनेशन ही रहा है? नहीं, 6 subjects I scored exemption out of 8. कोई टॉप मोस्ट स्कोर आपने किया है वो? SFM में I got 85 and FR में I got 81. अच्छा, ये आपके टॉप स्कोर रहे. एक बात मैं पूछना चाहूंगा इनसे, इनको पूछते हैं कि जो क्लास के बाद में, अभी इन लोगों का क्लास खत्म हो जाएगा, तो कैसे इन्होंने रिवाइज करना चाहिए? क्या आपने सीधा डायरेक्टली एग्जामिनेशन के पहले दिन ही बुक खोली थी? क्या आपने इस दौरान पढ़ा था? क्या बेटा आपका क्या मानना है कि दौरान पढ़ते थे आप? यस, पढ़ना ही पड़ता है, बिकॉज CA एग्जाम नहीं जो एक लास्ट डे पे पढ़ाई करके हो जाए. सो डेफिनेटली पहले प्रिपरेशन बहुत लगता है, एंड आई वुड सजेस्ट कि क्लास में ही पूरा फोकस करना पड़ता है, सो दैट क्लास में आधा काम हो गया तो फिर घर पे तो ठीक है रिविजन कर सकते हैं और थोड़ा जो वीक पॉइंट्स है उस पर काम कर सकते हैं. हमने इनको बार बार यही कहा कि ITSM में उतना वक्त नहीं लगेगा अब जितना बाकी सब्जेक्ट में लगना. क्या आपका भी यही मानना था इसका में और ITSM में भी? डेफिनेटली IT और इसका दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें वॉल्यूम कम है बट स्कोरिंग ज़्यादा हो सकता है. वो थोड़े टेक्निकली अलग सब्जेक्ट्स है एज कम्पेयर टू CA का जो कोर सब्जेक्ट्स है, बट डेफिनेटली आप लोग काम करोगे तो इट विल डेफिनेटली बी अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. ओके, एक सवाल आपसे पूछेंगे इस समय, इनसे पूछते हैं हम लोग कि एग्जामिनेशन के इन सारे दिनों में
क्या सोशल मीडिया यूज करते थे क्या? मतलब यहां पे इनकी कमजोरी है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के बगैर कुछ लोगों को नींद नहीं आती. पीपल आर सो हाईली एडिक्टेड. आपका क्या मानना है? क्या जिंदगी में आने वाले, इनका 3 महीनों बाद एग्जामिनेशन है, क्या आपको लगता है कि इन्होंने आज भी वही करना चाहिए जो ये करते आए हैं? ये नादान बच्चे हैं सारे, पता ही नहीं है, ये सिर्फ सीपीटी के 4 गोले देके पास हो गए. दे हैव नॉट अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ द एग्जामिनेशन जो आईपीसी लेवल पे चाहिए. एक बार पूछने में क्या हरकत है, आखिर ये करते थे या नहीं? क्या बोला है? See, chartered accountancy is, course में discipline is a very important thing, and obviously it's a game of sacrifice. Whether you want to sacrifice your 3 months and then enjoy for the rest of your life, or you want to enjoy now and sacrifice the rest of your life. ठोक दो, तालियां ठोक दो एक बार. क्या बात है. तो क्या मतलब ये मैं समझ के चलूं आपने सोशल मीडिया को त्याग किया था? Definitely, I had switched off all social media, and trust me, आपको कुछ नहीं हुआ कभी कभी? कुछ भी नहीं. If I नहीं, बहुत लोगों यहाँ पे बहुत कुछ होता है. आप 3 महीनों की बात करो, ये बच्चा, ये औला जो है ना 3 घंटे भी रुकता नहीं. इसको कुछ होता है. ये बार बार यहाँ पे लोगों को फोन पे देखने आता कि ये क्या, किसका मैसेज तो नहीं आ गया मुझे. ये इस तरीके का दीवानापन है. तो क्या आपने अपने आप को संभाला था उन दिनों में? Definitely, I mean, for example, Instagram is such a thing. If you go scrolling, you will end up spending 1 or 2 hours scrolling down the. मतलब पूरी रात भी वो कम है उसके लिए. उसमें तो बहुत कुछ दिखता है. नहीं बेटा, तुम्हारी हंसी क्या कह रही है? क्या हुआ था आपके साथ में? क्या आपने भी सोशल मीडिया का सैक्रिफाइस किया था उन दिनों में? पूरा बंद कर दिया था. क्या बात है यार. एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगा. ऑन एन एवरेज हमें कितना आपने 3 महीनों के दौरान आप सोए थे? यहां पे कुछ बच्चे हैं जो रात में 7 घंटे सोते हैं रात के, और जो दोपहर वाले हैं वो अलग है. तो ये, और जैसे इनका लीव स्टार्ट होगा ना जैसे इनका लीव स्टार्ट होगा तो ये लोग दोपहर में, आपको लगता है दोपहर में खाना, आपको नींद नहीं आती थी उस जमाने में? नींद तो ऑब्वियसली बहुत आती है बिकॉज मॉड्यूल्स आफ्टर ऑल आपको पता ही कैसे है. बट फिर भी जब वो एक टेंशन रहता है कि ये सब्जेक्ट्स मुझे कंप्लीट करना है, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो नींद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है. तो वो एक डेडिकेशन चाहिए कि हमें ये इतना कंप्लीट करना है. कितना घंटे आप सोया करते थे उन दिनों में? मैक्स 7, उसके बाद नींद ही नहीं आती थी. तो क्या बात है. एक बार आपसे पूछेंगे बेटा, कितना आपने रैंक 16 को मैं एक बार पूछता हूं, यहां पे कितने घंटे सोया करते थे? नींद में भी एक कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ज्यादा ना कम. 7 घंटे तो सोना ही चाहिए. मतलब ऐसा है कि इनका अगर कोई बच्चा 9 घंटे सो रहा था, मतलब वो गलत ही हो रहा है ना. मतलब 2 घंटे टाइम वेस्ट हो रहा है. टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है. और ये ऐसा नहीं कि अब सोने से अभी 3 महीने की तो बात है यार. तो शुड कंट्रोल योर दिस स्लीपिंग हैबिट्स यार. ये तो करना ही पड़ेगा आपको. मैं इनसे कुछ सवाल अभी पूछ रहा हूं आपके सामने जो आपको बहुत काम में आ सकते हैं. मैं एक सवाल पूछता हूं, मैंने इनसे पूछना है, कॉमनली एक सवाल पूछता हूं, क्या प्रैक्टिस मैनुअल इंपॉर्टेंट है? अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछूं इन जनरल फॉर ऑल, नॉट ओनली आईटीएसएम और इसका, इन जनरल, डू यू थिंक पीएम हर किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक योर सक्सेस रेशियो का 60% क्रेडिट गोज टू प्रैक्टिस मैनुअल. हाउ मच यू प्रैक्टिस द प्रैक्टिस मैनुअल. वापस से इन लाइन को वापस से सुनते हैं, क्योंकि आपके पास में जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये लोग, इनको जिस पेस में पढ़ाई करना चाहिए बहुत लोग कर रहे हैं. और ये इनकी फितरत मैं समझ रहा हूं. ये 2 महीने तक तो अभी क्या करेंगे मालूम है? ये फर्स्ट रीडिंग खत्म करेंगे. बाद में ये लोग इतना टेंशन में आ जाएंगे, बोलेंगे पीएम जान दो, छोड़ देते, जो मेन एक बार बुक कर लेते, और अगले बार करेंगे, आगे करेंगे, आगे करेंगे. ये आदत की वजह से आखिर तक पीएम नहीं हो. क्या बोलना है आपका इसके? आपने पीएम सारे सब्जेक्ट के किए थे? डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट के पीएम किए थे. एंड जैसे आप एक चैप्टर खत्म करते हो तो उसका पीएम उसके साथ ही खत्म होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में कैसा होता है कि 8 चैप्टर्स हो गए बट 50% हो गए क्योंकि आपने पीएम को टच ही नहीं किया है. तो एक फ्रेंडली एडवाइस है कि पीएम को इग्नोर करना मतलब खतरे से खाली बात नहीं है. ओह, मतलब इन दिनों में जो एसएम में हमने प्रैक्टिस मैनुअल किया है वो अच्छी बात थी, हाँ या ना? मैं सवालों का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा हूं. मैं पूछना चाहूंगा कि प्रैक्टिस मैनुअल आपने हर चैप्टर के बाद में किया कि कैसे एंड में रखा? क्या करना चाहिए, क्या बच्चों ने क्या करना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली जब तुम्हारा मेमोरी फ्रेश है, if you do the practice manual at that point of time, it is going to give you an edge, because
once you know what questions are asked, then you know which are the difficult questions. So आप क्या कर सकते हो? You can mark the difficult questions, and when you revise again, you know what questions you need to focus on. और हमारी एग्जाम में इनफैक्ट ITSM एंड इसका में ऐसा होता है कि we know the answer, but सवाल जो पूछते हैं उसका ये आंसर है, हमको लिंकिंग नहीं जमता है. तो व्हाट हैपेंड, सर ने हमको एक हटके क्वेश्चंस एंड सिमिलर क्वेश्चंस का लिस्ट दिया था. सो व्हाट हैपेंड, द फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन इस बार इसका था आया था, तो चारों क्वेश्चंस ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस थे. And if you had really done that book well, I don't think it would have been a problem. So definitely practice manual is compulsory. हाँ ठीक है, मैं कर ओके. तो अभी तक जितनी बातें हम समझ रहे हैं यहां पे, तो पीएम करना बेहद जरूरी है या नहीं है? आप करेंगे या नहीं करेंगे? ये मैं आपके लिए एक सवाल पूछ रहा हूं जो आपके दिल में है, मेरे जबान पर है. मैं बार बार उन्हीं सवालों को पूछ रहा हूं, वो सारी बातें क्लैरिटी कर रहा हूं ताकि आपको 3 महीनों में, और यहां पे इस समय ये लेक्चर जो है हमारे YouTube के लाखों सब्सक्राइबर इसको देख रहे हैं इस वक्त. तो जैसे मैं इसको अपलोड करूंगा तो एक बार जरा हमारे YouTube चैनल वालों को आप हाई बोलेंगे यहां पे कैमरे के सामने, आप हेलो बोलिए बस. और जितने भी लोगों को लगता है इन्होंने बहुत बड़ा काम किया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, वहां पे आप कमेंट करना, बिकॉज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके ओके, थैंक यू. तो बड़ा प्रोफेशनल हो गया अभी. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. नहीं क्या होता है, तुम लोग को पता नहीं है कि तुम जो काम कर रहे हो ना, ये कितना बड़ा है एक बच्चे के लिए. ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये इतने भटक जाते हैं, इनको इन सवालों का जवाब अगर किसी टीचर ने देना, एक टीचर अलग बोलता है, दूसरा टीचर अलग बोलता है, तो इनको अगर तुम जैसा कोई बच्चा बोलता है ना, तो इनका विश्वास बढ़ जाता है कि भैया ने ये किया था, मैं ये करने वाला हूं. इन्होंने ये किया, भैया बेटा सॉरी. ये बता भैया क्यों बोला मुझे, तो हौला है क्या? सुन रहा है. एक सवाल मैं पूछ लेता हूं इनसे जो मेरे दिल में है. आपसे एक सवाल पूछेंगे, सवाल पूछ रहा हूं मैं, आपके सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूं. आपको क्या लगता है एग्जामिनेशन में आपने 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट किया था? यस, मैंने हर एक पेपर पूरा 100 मार्क्स. वापस से जरा एक बार बोलिए. मैंने हर एक पेपर 100 मार्क्स पूरा का पूरा अटेम्प्ट. मैं इनसे भी पूछ लेता हूं यहां पे, क्या लगता है कि पूरा पेपर कंप्लीट करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे के सारे 8 पेपर्स 100 मार्क का लिखना, दैट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट. आपका पासिंग सक्सेस रेशो, उधर ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि जैसे आप 100 मार्क्स का लिखते हो उसमें से 60% मार्क्स आए तो भी आपको हर एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है. इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू राइट 70-75 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 80 मार्क्स, उसका 60% 50% ले लो, 30-40 मार्क्स आ जाते हैं कैसे. तो 100 मार्क्स का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए उतनी तैयारी होना 100 मार्क्स का लिख सके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभिराम, आपका क्या मानना है कि आपके भी 8 पेपर्स, मतलब मैंने कई लोगों को देखा है, दे राइट ओनली अप टू 80, 85, 90, और मान लीजिए 8 सब्जेक्ट्स है, हर इसमें 15 मार्क्स छोड़ दिया, तो 120 नंबर छोड़ दिया आपने. आपको 7 पेपर से IPCC में आपने 15 मार्क्स का छोड़ दिया. नाउ द टोटल बिकम्स व्हाट, अराउंड 105 मार्क्स. मतलब आपको जो भी आने वाले वो 500, 595 से आएंगे, मतलब 600 मार्क्स में से आएंगे. तो 600 में से 350 लाना बहुत मुश्किल है, और 700 में से 350 लाना आसान हो सकता है. ये तीनों रैंकर में एक कॉमन चीज दिख रही होगी आपको. इन्होंने ओके, तीनों रैंकर में एक चीज कॉमन लग रही है जो मैंने हमेशा से ऑब्जर्व की है. क्या हुआ अभिराम? ऐसे ही हुआ, पिछले अटेम्प्ट में भी 11 लोग रैंक में आए थे, उसके पहले वाले में 10 रैंक में आए थे. तो मैंने इन सभी से हमेशा एक बार पूछा है कि तुम मुझे बताओ वो कौन सी चीज है जो बच्चों ने फॉलो करना चाहिए. एंड ऑलवेज आई यूज्ड टू गेट द सेम आंसर, सर हमने हर पेपर में 100 मार्क्स का लिखा था. और आप फिर से एक बार इन रैंकर्स को पूछ सकते हो, रैंक में आना ही मुश्किल है अनलेस यू राइट व्हाट 100 मार्क्स. 100 मार्क्स का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए क्या तैयारी करना पड़ेगी? क्या पेपर लिखना, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं देना चाहिए? मतलब कई लोगों को लगता है टेस्ट देना भी टाइम पास काम है, क्या टेस्ट देने का उसमें, डायरेक्ट फाइनल शॉट खेलेंगे. बेटा आपका क्या मानना है इसके ऊपर? नहीं, टेस्ट सीरीज में आपको आपकी वीकनेसेस समझती है, वो प्रेशर, वो माइंडसेट, यू शुड हैव अ ट्रायल बिफोर इट, बिकॉज आपको कोई सिखाए कि कैसा हुआ है, कैसा है, बिकॉज वो चीज़ रियलाइज करना कि ये हमारा गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है. एंड वॉट एवर क्लासेस डज सर टेक इट वेरी सीरियसली. ट्रस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें अभी ही याद हो जाएगी. यू विल रिड्यूस दैट बर्डन इन दैट 3 months और 4 months यू हैव. आपका क्या मानना है टेस्ट सीरीज के ऊपर? आप क्या लगता है इन बच्चों ने कब टेस्ट देना चाहिए? आपने कब लिखी थी? रोजाना लिखते थे या 1 महीने पहले चालू की थी? क्या ऐसा सवाल है आपके दिल में? हाँ जी बोलिए.
I think definitely test series is very critical and it is like a second chance और कोई आपको second chance दे रहा है is nothing like it because you are getting to see what you are going to experience in a CA final exams and most of the times जो सवाल test series में आते हैं जो type के सवाल आते हैं वही सवाल आते हैं and you should give the test series a month before your exam ideally because you learn what your weaknesses are so you get a month to work on your weaknesses and दूसरा advantage है test series का कि writing practice because CA exams में क्या होता है कि you know everything but you are not able to write it in the given period of 3 hours. So writing practice जो develop होती है especially in theory subjects it's very critical you know how much time I have to devote to what. So definitely test series helped me a lot. तो ये कितने पेपर लिखना जरूरी है एक सब्जेक्ट के 2, 3 या कितने महीने पहले क्या बोलना है? Ideally you should write two papers for each subject. अभी आप पे है कि if you want to go give both papers in the test series or you want to solve papers at home, it's entirely up to you. But at least one test series you should go and give the paper in the independent exam environment. मतलब कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम कितना भी गंदा वक्त आ गया तभी पेपर लिखना जरूरी जस्ट टू नो. देखो पढ़ाई पूरा इंडिया कर रहा मैं वापस कह रहा हूं पर रैंक में 50 लोग ही आते हैं और पास बहुत ही कम लोग होते हैं 10% 15%. वो लोग होते हैं जिन्होंने सब कुछ अच्छे से किया हुआ है. हम आपको कह रहे हैं कि आपने मेरी क्लास की हर बच्चा यहां पे रैंक में नहीं आएगा हर बच्चा पास भी नहीं होगा आईटीएसएम में. हालांकि नॉलेज का फ्लो सबका सेम ही है. फर्क पड़ेगा आपने टेस्ट सीरीज लिखी या नहीं लिखी आपने मेरे क्लास के बाद में रिवाइज किया क्या नहीं किया आपने एग्जामिनेशन के पहले दिन कैसा किया और एग्जामिनेशन के दौरान कैसे किया. ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ व्हाट द क्लासेस है. गाइस आपका क्या बोलना बेटा टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बोलिए और आपको बताना है कि आपने कैसे उसका प्लान किया था क्या किया था. टेस्ट सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए मोस्टली एट आईपीसीसी लेवल. आई रिमेंबर मैंने भी 3 टेस्ट तो दी थी इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में जाके और कैसा कि वो टेस्ट सीरीज को ना ज़्यादा सीरियसली लेना है ना ज़्यादा लाइटली लेना है. लाइक इफ यू फेल इन अ सब्जेक्ट यू शुड नॉट गेट डिसहार्टन एंड इफ यू स्कोर लाइक 90 मार्क्स एंड यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. सो यू शुड बैलेंस योर माइंडसेट विद दैट टेस्ट सीरीज कि मैं इतना लिखा हूँ और मुझे इतने मार्क्स आए एंड उसमें मेरे क्या वीकनेसेस है वो एनालाइज करके इंप्रूव करना चाहिए ना कि कम मार्क्स आए इसलिए डिसअपॉइंट होना चाहिए. सो यू शुड लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड डेफिनेटली टेस्ट सीरीज हेल्प्स. सही बात है. तो अगर आपके यहाँ पे जहां पढ़ते हो अगर वहां पे टेस्ट सीरीज प्रोफेशनली कंडक्ट नहीं करता है तो इनका मानना है अगर आपको आईसीए का जो पेपर भी है प्रीवियस पेपर पर आपको ऐसी जगह पे बैठना है एंड यू हैव टू बी वेरी सीरियस व्हेन यू राइट यू शुड राइट इट वेरी थोड़ा सा एकदम प्रोफेशनली लिखना चाहिए है ना. अगर एक सवाल पूछेंगे आपसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आपने कैसे किया था क्या आप रीड आउट करते थे या सॉल्व करते थे. हमारे कुछ माहिर बच्चे वो सम भी पढ़ लेते और टिक टिक करते ऑथर ने बराबर किया है क्या. मतलब कई लोग ऐसा टिक करते भाई ये देखो डेबिट या क्रेडिट तो मतलब हुआ क्या नहीं हुआ. हाँ बराबर बुक वाले लिखने वाले ने मस्त लिखा बराबर तो वो चेक करते हैं बुक वाले की एक्यूरेसी कि भाई ऑथर कितना टैलेंटेड है. क्या आपका भी ऐसा ही रवैया हुआ करता था. एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सीपीटी टू आईपीसीसी बिकॉज आईपीसीसी में हमको एक्चुअली सम सॉल्व करना पड़ता है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जैसे अकाउंट्स के सम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से पता चाहिए या फिर उसके जो जर्नल एंट्रीज उनका लॉजिक पता चाहिए कि ये क्यों हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्रीज एंड वो एक बार कंसेप्चुअली क्लियर है तो उसकी एक बार प्रैक्टिस तो डेफिनेटली पीएम तो पूरा का पूरा सॉल्व करना ही चाहिए. देन यू अंडरस्टैंड कि हम लोग कहाँ पे गलत हो रहे हैं और ये सब हमने करना चाहिए इंडिपेंडेंटली विदाउट लुकिंग एट द सम. सिर्फ क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो एंड देन कंपेयर इट विद द सॉल्यूशन. नहीं एक मिनट इस बात को जरा वापस से दोहराइए. आपने क्या बोला खुद से सॉल्व करो. नहीं इतने पेशेंस नहीं पागल हो गया आप. हम आईपीसीसी में बच्चे इतना पकड़ काम करेंगे हम पहले आंसर देखते फिर देखेंगे रिवर्स में. हमसे ऐसा नहीं होगा. आपने क्या समझ लिया हमको. हम कौन है हम आईपीसीसी में है. हम क्या करते हैं पहले आंसर देख लेते. इतना एक्साइटमेंट हमारे हो जाता है ना हम पहले आंसर देखते हैं और फिर देखते हैं अपने को आता क्या वैसे. वो क्या बोल रहा है समझा है. क्या बोलना है आपका इसके ऊपर भाई. खुद से सम सॉल्व करना चाहिए देन यू अंडरस्टैंड किधर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट यू कैन डू. सो द पार्ट इन विच यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन practice is lesser and those parts which are difficult you are not understanding in one go you can spend time on that. So उसके लिए पहले तो खुद को पता होना चाहिए कि क्या आता है और क्या नहीं. वो समझेगा कि जब अपन खुद सॉल्व करेंगे तब. नहीं तो पर हर बार अभिराम आपसे एक सवाल है हर बार सब कैसे सॉल्व करेंगे. टाइम ही नहीं 3 महीने बच्चे के पास बैठे अब तुम्हें एक चैप्टर में 60 क्वेश्चन है. ये देखो कैसे देख रही है. एक अकाउंट्स है एडवांस अकाउंट है इसको कॉस्टिंग है इसको एफएमए न जाने कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टैक्स में भी आजकल प्रैक्टिस में पूछते हैं. इतने सारे क्वेश्चन को तुम कह रहे हो बार बार लिखो.
अब ये भी तो फिजिबल नहीं, क्या आपने इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला है? हर समय कैसे कोई सॉल्व करेगा यार? कुछ तो एक आइडिया दीजिए इसके ऊपर। एक चीज आप कर सकते हो कि फर्स्ट रीडिंग डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस विदाउट फेल एंड what I used to do is I used to mark the important adjustments and मैं सब practical subjects के खुद के notes बनाता था जिसमें I used to write down all the important adjustment and important concepts. क्योंकि क्या होता है, once you revise you don't get time to solve everything. So if you just mark the important problems and write down the adjustments, then if you solve only 2 problems covering all the important adjustments, then you can it's as good as solving all the problems again. So that is what you can do. मतलब हर बार हर चीज नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम पे वही करना है जो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है। क्या आपका भी ऐसा कुछ मानना है? एग्जैक्टली, एंड स्पेशली जो डीटी या आईडीटीए सब्जेक्ट्स है इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जो हमको याद नहीं रहते हैं या फिर जो ऐसे इतने क्लियर नहीं रहते, तो ये एक अलग छोटी नोटबुक बना के रखना चाहिए उसका। मतलब आपका इस समरी नोट्स की तो बात नहीं करें, समरी बना के रखना छोड़िए। समरी डेफिनेटली समरी, और वो भी खुद की बनानी चाहिए सो दैट हमको हमारे क्या डिफिकल्ट लगता है हमको वो उस बुक में रहेगा। मतलब आपने कोशिश करी थी डीटी आईडीटी को छोटा करने की? यस यस डेफिनेटली। क्यों पूरा करना ना मॉड्यूल से बार बार? आप पढ़ाई नहीं करते थे क्या? एक बार रीडिंग करके नहीं, हम तो कुछ हमारा समरी नोट का कोई लेन देन नहीं, हम डायरेक्ट ऑथर की बुक से पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन के पहले दिन पूरा बुक खोल के बैठेंगे। हम शक्तिमान है कि इन्होंने, आप सभी से एक सवाल पूछता, आपसे भी पूछूंगा, समरी बनाना जरूरी है क्या? मतलब क्या हमेशा ऑथर के बुक से ही पढ़ना है या आपने आपकी समरी नोट्स बनाई थी? नहीं, summary notes are very important because the things that you understand in your own writing will stay in your memory for a longer period. आप किसी का देख के पढ़ते हो, उतना रिवाइज करना इट्स नॉट इजी। या तो आप मार्क करके रखो आपके टेक्स्ट बुक्स में कि क्या था, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, मैंने यहाँ पे एक नया ट्रिक सीखा, तो बिकॉज वो चीज़ें 1-1.5 दिन में करना बहुत डिफिकल्ट है। द मोर यू समराइज द बेटर इट इज फॉर यू। आपका भाई, मैंने हमेशा बच्चों से यही कहा है कि इंसान फेल होता है वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम, अगर सीएस सब्जेक्ट में अगर मान लो 6 महीने में अगर एक सब्जेक्ट करना तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। आज हम लोग फेल हो रहे हैं, इसकी मेन वजह है इतना सारा रिवाइज ही नहीं होता है यार। अच्छा, एक रिवाइज करते हैं, पहला जो क्या वो भूलते जाते हैं, आगे आगे जाते हैं, पिछला भूल जाता है, और वही हो रहा है हर अटेम्प्ट में। तो क्यों ना हमने इसका एक क्या सोल्यूशन क्या है, इतने सारे वॉल्यूम को कैसे आपने छोटा किया था, एंड हाउ यू कुड रिवाइज सो फास्ट? कितने रिवीजन आपके हुए थे, मुझे बताएंगे आप एक एक सब्जेक्ट के? मिनिमम 3 टाइम्स तो रिवाइज हुआ था, एंड जिसके ऑथर के ही समरी नोट्स है तो देयर आई कुड सेव टाइम बिकॉज आई यूज दोज समरी नोट्स एंड एडेड अप द पॉइंट्स इन माय ओन वर्ड्स विच वर मिसिंग फ्रॉम दोज नोट्स। मतलब जैसे कि मैंने जो समरी नोट्स दिए थी, अब इनको वापस से बनाने की जरूरत नहीं है, ये उसमें एड ऑन कर देंगे तो उनका समरी नोट रेडी हो गया। बाकी जिसका नहीं है, then you can spend time on that and create on notes on in your own words in which you are comfortable with. Like मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स हिंदी में भी समरी नोट्स बनाते हैं, बट कैसा है कि फिर देन दोस टेक्निकल वर्ड्स एंड दोस थिंग्स यू हैव टू राइट इन एग्जाम, वो मिस हो जाता है, लेकिन लॉजिक याद आ जाता है। तो सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ठीक है कि अपने ओन लैंग्वेज में नोट्स बनाए, बट थियरी सब्जेक्ट्स में यू शुड यूज सम ऑथर्स नोट फॉर समरी और यू मेक नोट्स इन टेक्निकल वर्ड्स। ओके, तो मतलब समरी नोट का इंपॉर्टेंस रहा है हमेशा से। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस समय मैं पूछना चाहूंगा, वो 3 घंटे क्या डरावने होते हैं? होता क्या है वहां पे? इन बच्चों को, कुछ बच्चे, कितने लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी आईपीसीसी का? एक्सपीरियंस ही नहीं है, और कुछ लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप 1 दिया है, और कुछ लोगों ने ग्रुप 1 दिया पर ऐसा लगता है सिली मिस्टेक करके आ गए, काश में ये भी लिख जाता। ये वो लोग हैं, इन्होंने मिस्टेक ही नहीं करी है। क्या होता है, ये अपना टेम्पर कैसा कूल रखते हैं? मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आया नहीं अभी, क्या करना है उसमें? रोना वहां पे? अभी अकाउंट्स का पहला क्वेश्चन ले, टैली नहीं हो रहा, और मतलब उसको टैली करते बैठे, क्या बाकी का सॉल्व करे? क्या बोलना है इसके ऊपर आप? मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आईसीएआई गिव स्टेप मार्किंग, जो जिनको भी दोस्त आर द मिथ कि आईसीएआई फुल मार्क्स ओनली फॉर करेक्ट आंसर देती है, वो बिल्कुल भी गलत है। इवन इफ यू राइट द करेक्ट स्टेप्स, यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। सो डोंट बी स्टक ऑन वन क्वेश्चन, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गिव इनफ टाइम टू ईच क्वेश्चन, बिकॉज ठीक है, वी हैव अराउंड 7 क्वेश्चंस टू सॉल्व, जिसमें 6 सॉल्व करने हैं, तो यू शुड गिव अराउंड हाफ एन आवर टू ईच क्वेश्चन, या फिर 25 मिनट्स। सो वैसा अगर आपने प्लान किया तभी आपका पेपर खत्म होने वाला है। ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स आपको पता क्या स्ट्रैटेजी है? ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स, उससे पहले वो 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने अपना कूल नहीं खोना है कि मुझे 70% ऑफ पेपर आता ही नहीं है। आता है सबको,
एंड जैसे जैसे आप लिखना चालू करते हो थिंग्स याद आने लगते हैं ऑप। सो अगर जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हो फर्स्ट, जिसने जैसे ऋषभ ने कहा, दैट शुड बी योर बेस्ट क्वेश्चन. सो you can start with 7th question, 3rd question, any question. So but that should be your best question. And जैसे ही आप अपना बेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एंड दैट कॉन्फिडेंस कैन टेक यू फ्रॉम 60 to 80. So that is the momentum which is very important. एंड जैसे जैसे आप पेपर लिखना चालू करते हो वैसे वैसे आपको याद आ जाएगा. सो यू शुड नॉट वरी कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है. सो जो आ रहा है उस पर फोकस करो, और वो आ गया तो जो नहीं आ रहा है वो भी आ जाता है अपने आप. एंड इट इज माई ओन एक्सपीरियंस. ओके, मतलब इनके साथ में भी, आपके साथ में भी ऐसा हुआ है, मतलब कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन लगा कि यार क्या होगा, मतलब आ नहीं रहा, ऐसा लगता था कभी? हाँ, मैं एसएफएम के पेपर के बारे में बोलना चाहता हूँ. द क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया. उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व किया, आगे के स्टेप्स भूल गया. सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया, याद ही नहीं आ रहा है. थर्ड क्वेश्चन वो भी याद नहीं आ रहा है. सो फाइनली मैं डी पे पहुंचा, तब आई रियलाइज कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का स्टार्ट किया है एंड 15 मार्क्स का मुझे कुछ भी नहीं आया है. सो 2 मिनट में मैंने सिर्फ सोचा एंड देन क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व किया पूरा, उसका आंसर आ गया. एंड वो आंसर के वजह से मुझे फर्स्ट 3 बैक ऑफ द माइंड मेरा थिंकिंग चालू था कि ये क्या करना है, क्या करना है. एंड 2 मिनट में मुझे वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस क्लिक हो गए एंड मैंने जो जगह छोड़ी थी उधर मैंने वो आंसर लिख दिया. सो माई द वीकेस्ट क्वेश्चन बिकेम माई बेस्ट क्वेश्चन विच आई हैड अटेम्प्टेड फर्स्ट. मतलब रैंकर्स भी जगह छोड़कर बाद में उसको कम बैक करते हैं, तो हमें कुछ शर्म नहीं आना चाहिए. यहाँ पे कई बच्चों का ये बोले भारत माता की जय अब चालू कर दिया ना, अब इसको फोड़ दूंगा. ये अभी गलत भी लिखूंगा तो लिखूंगा ही, जगह कैसे छोड़ सकता हूं, मेरा ईगो है. एक बार मैं चालू कर दिया ना, मैं रुकता नहीं. अब मैं 1A चालू कर दिया, बी को जगह कैसे छोड़ दूं, और वो क्या सोचेगा मेरे बारे में. तो मैं बी पे लिखूंगा, somehow I'll write, though it is wrong, I don't bother, I'll write. वो क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, वही बोल रहे. उनका तो सुनेंगे नहीं. भारत माता की जय नहीं करने वहां पे. जो आता हो लिखने का, जो नहीं आता जगह छोड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वक्त मिला, याद आए तो लिखेंगे, और नहीं आए तो क्या करें. बोल बेटा. जगह छोड़ दी, अब नहीं आया, अब क्या हो गया, पाप हो गए? नहीं, कोई पाप नहीं होता. आप उसको वापस आके रिवाइज करिए. मतलब आप थोड़ा बहुत क्लिक करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन था, और बिल्कुल आप फेंकना नहीं. आपने फेंका, आपको सीधा 0 मिलेगा, और जो क्वेश्चन आपने सही किया है वो भी आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे. मतलब फेंका ही नहीं आपने पूरे पेपर में? हाँ, मतलब इसका में तो कुछ फेंका नहीं. मेरे को अरे बाकी भी नहीं फेंका हूं मैं. कैसा बोलता है भाई, फेंकना तो है ही नहीं ना. इट्स ऑल कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर, बट फेंकेंगे कैसे रहे. तो ये जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें, मैं आपको एक एक आपको समझा रहा हूं कि ये जो एग्जामिनेशन के वो 3 घंटे है, क्या आपने पेपर को डिवाइड किया था, मतलब कि इतने मिनट में इतना खत्म होना चाहिए, इतने मिनट में इतना होना चाहिए? कभी मतलब अगर मान लो आपने वो टाइम पे खत्म नहीं हुआ, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 आपका 30 मिनट में होना चाहिए था, अब 30 मिनट हो गए, अब वो हुआ नहीं, अब क्या करेंगे आप? उसको कंप्लीट ही करेंगे, क्या हुआ गया उसके बाद? नहीं, ये तो हर एक समय पेपर जब स्टार्ट करते हैं तब से लेके एंड तक हमें ट्रैक रखना है क्वेश्चन वाइज कि हम लोग. घड़ी पहनते हो क्या? यस, डेफिनेटली घड़ी तो चाहिए. एग्जामिनेशन में भी ले जाते हो क्या? Yes. कुछ भी. अरे हमारे माइंड में घड़ी चलती है. मेरे माइंड में नहीं. मेरे माइंड में घड़ी नहीं है तो मैं पहन के जाता हूँ. तो क्या मतलब, क्या आपका पूरा ट्रैक हुआ करता था कि वो क्या चल रहा है, कितने वक्त चल रहा है? यस. और वो एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए कि इतने 16 मार्क्स से मुझे आधे घंटे में करना है, तो उतना नहीं हुआ तो यू शुड पेस अप. एंड वो दिमाग में वैसे, मतलब बैक ऑफ द माइंड आपकी घड़ी चलना ही चाहिए यार, बस आई नीड टू फिनिश इट ऑफ. वो वक्त ही नहीं आना चाहिए कि मेरा हुआ नहीं. आई हैव टू इंक्रीज द मोमेंट. स्पीड बढ़ाना जरूरी है भाई, उसके लिए एक पेपर तो सॉल्व करना जरूरी है. हाँ या ना? अच्छा, आपके दोनों के बारे में पूछूंगा, ITSM और इसका पेपर में क्या लिखते समय डायग्राम्स, चार्ट्स, अंडरलाइन, क्या इन सब चीजों का महत्व है? बिल्कुल, इस सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है. स्पेशली इसका ITSM में जो हेडिंग्स होते हैं, तो बहुत लोग क्या होते हैं, हेडिंग्स लिखते नहीं है, बट व्हाट एग्जामिनर वांट्स इज द हेडिंग. बिकॉज अगर आपको अंदर का सब पता है और वी डोंट नो व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग, तो उसका कोई यूज ही नहीं. सो डेफिनेटली गिव मोर इंपॉर्टेंस टू हेडिंग्स एंड अंडरलाइन द हेडिंग्स.
बिकॉज उसके पास जो सैम्पल शीट होता है जिससे वो चेक करता है सजेस्ट आंसर्स, इट ऑलवेज हैज हेडिंग वाइज पॉइंट्स। और अगर आपने आपका फॉर्मेट प्रॉपर्ली लिखा नहीं होगा तो उसको समझेगा नहीं भी आपको आता है। एंड इफ यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग कंटेंट तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स वेरी प्रॉपरली। एंड सेकंड थिंग, उधर जाके बीकॉम स्टाइल ने करना है कि हेडिंग लिखा है और अंदर कुछ भी लिखा है, सो दैट मेक्स अ बैड इंप्रेशन। सो आपको जितना आता है उतना अच्छी लैंग्वेज में लिखो। एंड वो दोनों साइड में मार्जिन ड्रॉ करने का, बुलेट पॉइंट्स, मेन हेडिंग को अंडरलाइन। कुछ भी सिखाता बच्चों को क्या 10th में उक्के में दोनों साइड से मार्जिन ड्रॉ कर? हम नहीं करेंगे। हम तो लेते पेपर भारत माता की जो कोई मार्जिन नहीं, काय का मार्जिन रहे, लिख रहा हूं मैं, एहसान कर रहा हूं। एक तो यहां पहले जवानी बर्बाद की हमने, 4 महीने गलाए, पढ़ाई की, तुम बोल रहे ऐसा मार्जिन करो। मार्जिन को अभी क्या आईपीसीसी में मार्जिन दिखेंगे क्या? आईपीसीसी में मार्जिन, वो लेफ्ट साइड से 2 मार्जिन, राइट साइड से मार्जिन, वो अंडरलाइन करना, 2 स्पेस छोड़ना, कुछ भी पढ़ा रहे आप। रैंकर्स में ऐसा थोड़ी ना करते। क्या रे गलत काम किया होगा इन्होंने तो? नहीं मार्जिन थोड़ी ना, उससे क्या मार्जिन ड्रॉ करना, हैंड राइटिंग, अंडरलाइन का कोई मतलब है, सेंस है? वो ही एक फीचर है जो आपका पेपर बाकी के, मतलब पेपर गट्ठे में आता है, गट्ठे में जाता है। तो आप में क्या खासियत है? आप में वही खासियत है कि आपने जो आपको आता है वो खूबसूरत तरीके से एग्जामिनर को एक्सप्लेन किया। अरे निखिल, इतने बार बोलता हूं ना, इन्होंने टेस्ट 1 लिखा था, इन्फोटेक का दिल जल गया मेरा। और लड़कों, ये वो लड़के हैं, पर तुम जो यहां के जो लड़के हैं ना, उनका पेपर तुमने देखना, वो जो पेपर चेक करके श्रद्धा उड़ जाएगी जिंदगी से। मतलब वो जिस ढंग से आंसर लिखते हैं, वो खुद भी पढ़ लेंगे ना, खुद भी मार्क्स नहीं दे पाएंगे। अरे कुछ भी, दे ड्रॉ एनीथिंग, अच्छा कहीं भी चालू करते, कुछ भी करते। अरे कोई पेपर नीट क्लीन होना चाहिए क्या? नहीं, इट शुड लुक प्रोफेशनल पेपर यार। और ये जो बिग 4 ने क्या, एक बार जरा बिग 4 के बारे में एक सवाल मैं पूछूंगा, क्या लगता है कि इसमें क्या प्रेजेंटेशन इंडस्ट्री में मैटर करता है क्या? मतलब व्हेन यू गो टू द क्लाइंट प्लेस, कैसा भी लिख दिया, कैसा भी डॉक्यूमेंट दे दिया, क्या भाई आपका क्या मानना है? इवन यू वर्क विद बिग 4, राइट? कौन सा बिग 4 है? केपीएमजी में काम करते हैं, ये डेलॉयट में है, ये अभी पीडब्ल्यूसी में है। इनको एक बार पूछते हैं कि सच में सीए के एग्जाम में ये चाहिए, पेपर अच्छा लिखा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन, या फिर ये मान लो जीएसटी का किसने इनको एक राय पूछी है, ओपिनियन पूछा है, या डीटी के ऊपर पूछा है, क्या उस समय डॉक्यूमेंट्स मैटर करता है रियल लाइफ में? क्या बोलना, बोलिए आप। See, I learned basically presentation skills from my articleship only. It has to be shown to them. There's a difference between a big 4 and a mid-sized firm. All that why there is a hype of big 4 is presenting the same content in a beautiful plate. Decoration is very important. You know, it gives you that extra marks for good handwriting. जो भी वो बोलते हैं, advertisement में आता है, लेकिन it matters a lot. Even in a CA exam paper, the examiners are still normal humans. They will like something that comes to them which is beautifully decorated. If you go to a restaurant, why are delicacy so costly? Because of ambience, because of particular decoration, because of presentation, right? If someone gives you a plate like this कि हाँ ऐसे खा लो, आप खाने का मन करेगा क्या? So you know, there's value for everything. They will value your answers when you decorate it nicely. प्रेजेंटेशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली if you work in a big 4, you know, if you read the balance sheet which a big 4 has prepared, or if you read the audit report of a big 4 company, and if you read the audit report of any mid-sized company, you will immediately know the difference. So the reason why the companies are paying so much to the big 4s is there must be some reason, right? So this is definitely quality of your work, and how you present it is extremely important. Because the example which you gave, the only reason the customer pays this much money is because the quality or the presentation is to that level or to that extent. And so you should develop yourself and you should practice that presentation and that quality, so that at the end of the day exam देने के वक्त you should be, the moment you step out of the hall, you must be confident कि मैं इस examination hall में वापस नहीं आने वाला हूँ. So that is what must be the level of preparation. We have always heard that कि CAs and CA students can't present well, whereas a MBA can present.
but CA has more knowledge. So why don't we present? So if we start developing that skill right from the examination, कि we have to present our best, then going forward, this concept will also change, that CA have the knowledge and they present it also well. एग्जामिनेशन में सेक्शन कोट करना, निखिल आपसे सवाल है, इस वक्त क्या जरूरी होता है? जरूरी नहीं है, लेकिन if you quote any section in income tax, in indirect tax or in law, so it gives you those extra marks which the other students don't get. So but गलत section कभी भी quote नहीं करना है. जो section याद है वो confidently उधर लिख के आओ, and जो नहीं याद उधर you can start with as per the relevant provisions of this act. आप भी ऐसा लिखते थे एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन, अगर नहीं आता तो कैन वी राइट द सेम? Like 40% of the times I could remember the section, but 60% of the times I couldn't remember the section. ऐसा होता है कि घर पे याद होता है लेकिन उधर जाके कंफ्यूज होता है कि 32 है कि 33 है. तो बेटर कि नॉट कोट एनी सेक्शन रादर देन कोटिंग रॉन्ग सेक्शन. और कोई सवाल किसके दिल में होगा? हाँ जी पूछिए. तो क्या सवाल क्या है? ओके, बहुत ही यहां पे उम्दा क्वेश्चन पूछा गया है. एक ऐसा सवाल आपसे पूछेंगे. जनरली जब बच्चे पढ़ते हैं, घर पे जाते हैं, जब घर पे पढ़ाई होती है, तो अभी 3 महीने हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या इसका प्लानिंग आपने किया था? क्या जब जो मर्जी करे आपने बुक ले लिया ठोक दिया? क्या इसका प्लानिंग भी किया था आपने? एक पूरा डिटेल प्लान होना चाहिए कि कब तक हम लोग कौन सा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, ताकि हमारे उस 3 मंथ्स में पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए. एंड वो प्लान को स्टिक करना है. इट्स नॉट दैट कि वो प्लान बनाया और साइड में रख दिया, अभी बस जो करना है करते हैं. प्लान बना के अच्छे से बना के यू शुड स्टिक टू इट, एंड यू शुड ऑल्सो टेक इट टू द ग्राउंड लेवल, एज इन जहाँ पे थोड़ा डिटेल चाहिए होगा, जैसे इनकम टैक्स में या फिर इंडायरेक्ट टैक्सेस में. भी हमारे टाइम पे सर्विस टैक्स वैट सब अलग था. सो यू शुड मेक इट डिटेल फॉर इच पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल, बिकॉज वो नहीं किया तो हम लोग कुछ एक प्लान नहीं रहता तो अच्छे से होता नहीं है. पूरा डिसिप्लिन प्लान होना चाहिए और वो फॉलो करना चाहिए. प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं. कितने अभी 3 महीने में आईपीसीसी लेवल पर एक थोड़ा डिटेल में बताना, कितने बार रीड करना चाहिए, कितने दिन में क्या होना चाहिए? 90 दिन बचे बस, और इन्होंने बहुत कुछ तीर नहीं मारे अब तक. ये सिर्फ क्लास में जाते थे और आते थे, इतना ही इन्होंने किया है. कभी कभी तो होमवर्क भी नहीं किया, कभी कभी नहीं किया, बहुत बार नहीं किया. और इन्होंने फर्स्ट ग्रुप की तो क्लास कर ली, बट जब से सेकेंड ग्रुप में रिवाइज करना भी छोड़ दिया. इनका टाइम गैप बहुत हो गया है. तो क्या बोलना है आपका? क्या अभी भी पास होने की उम्मीद बाकी है? अभी आप जैसे सेकंड ग्रुप के क्लासेस कर रहे हो, लाइक ITSM, सो आपको जब टाइम मिलता है तो यू कैन रिवाइज ITSM एंड ऑडिट लाइक सेकंड ग्रुप सब्जेक्ट राइट नाउ. सो अगर अपन अगस्त 10 तक भी आपने सेकंड ग्रुप रिवाइज किया, फिर उसके बाद यू हैव टाइम लाइक 20 days ऑफ अगस्त and 15 days of October. Like if you utilize 20 days of September also, then for group 1, so वो टाइम पे अपन ने group 1 का फर्स्ट रीडिंग फुल कंप्लीट करना है. लाइक डेडिकेटेडली 40-45 डेज भी दिए group 1 के लिए. सो ऐसे क्लास के फ्लो में अगर यू कैन रिवाइज group 2, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल. अभी group 1 का गैप पड़ा ही है, तो उसकी चिंता न करते हुए group 2 का अभी रिविजन खत्म कर लो. गिव 45 days for group 1 and then again revise group 2. Revise like in if the topics which you have missed, like advanced accounts थोड़ा complete नहीं होगा अभी 15-20 दिन में, तो जो accounting standards उसमें है then those you can revise. And so up to first day of October आपका thorough reading भी complete हो जाएगा, and you have one full month for revision and test series. So one full month for revision and test series is a big thing. So 7 पेपर लिखने में 7 दिन जाते हैं, एंड उसके 7 3 21 days यू हैव फॉर रिविजन. सो एक सब्जेक्ट का 3 दिन का रिविजन का टाइम आपके पास अवेलेबल हो सकता है अगर आपने अभी 45 एंड दिस 15 days इफ यू यूटिलाइज वेरी इफेक्टिवली. अभिराम, क्या बोलना चाहिए? कितने रीडिंग होना चाहिए और कितने रिविजन होना चाहिए?
क्या एक रीडिंग और 2 रिवीजन इनफ हो जाएंगे पास होने के लिए? अभी आपको ये बताना जो है वो फाइनल के लिए भी बताना है और आईपीसी, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत लोग फाइनल के इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बताना आखिर क्या होना चाहिए, मतलब ऐसा बताओ कि बच्चा पास हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि द नंबर ऑफ रिविजन्स डिपेंड्स ऑन हाउ वेल योर फर्स्ट रीडिंग वाज। अगर आपका फर्स्ट रीडिंग एकदम बहुत ही अच्छा है एंड इट्स एट अ वेरी गुड लेवल, देन 2 रिवीजन में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। बट क्या होता है इसका, या फिर ITSM जैसे सब्जेक्ट्स है जिसका रिपीटेड रिवीजन लगता है, क्योंकि रिवीजन इज नॉट इक्वल टू री रीडिंग, रिवीजन इज विजन। विजन मतलब वी हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज कवर्ड। तो सिर्फ पढ़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो लर्न द टर्म रिवीजन, रिवीजन इज नॉट री रीडिंग। वही तो वापस वही बोलूंगा। एंड डेफिनेटली जैसे बोला कि प्लान ऐसे करो कि 30 डेज तक आपका सब होना चाहिए। ओनली टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज के बाद जो रिजल्ट आता है उसके वीकनेसेस और अपने वीक पॉइंट्स पे काम करके वापस यू शुड बी एबल टू रिवाइज ऑल 7 सब्जेक्ट्स इन 7 डेज। अगर ये प्रिपरेशन होगा तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम फेलिंग, इज व्हाट आई फील। पढ़ाई करते समय दिमाग में ख्याल आना आम जिंदगी में एक फैशन बन चुकी है। मतलब हम पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में 14 घंटे बैठते हैं ये सब लोग, ये चिंटिया भी अभी बैठेंगे ना अगस्त के बाद में, यू ऑल विल सिट 12 घंटे 14 घंटे। पर जब अगर टोटल देखेंगे कि कितना घंटे आज दिन भर में पढ़ाई हुआ है, तो 3-4 घंटे ऐसा लगता है मैं सोच रहा था पढ़ाई नहीं हुई। आपके साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, एंड देन हाउ कुड यू ओवरकम ऑल दैट? कैसा है कि प्रॉब्लम ये नहीं कि आई एम डूइंग इट डिलिबरेटली, मैं करता हूं वो अनजाने में हो रहा है, पर मुझे समहाउ आई वांट टू कंट्रोल ऑन माय माइंड, मेरे विचारों पर कंट्रोल लाना है। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ था? होता है, बहुत बार होता है कि व्हेन वी सिट टू स्टडी कुछ अलग ही थॉट्स आ जाते हैं एंड अपन सोचते हैं कि चलो यार खेलने जाते हैं, दोस्त ये कर रहा है वो कर रहा है, बट अभी ऐसा हो गया तो यू शुड टेक अ 10 मिनट ब्रेक इन ड्यूरिंग दैट टाइम। जो सोच आ रहे हैं वो आने दो एंड खत्म कर लो एक बार का जो है आपका, एंड देन गेट रिफ्रेश एंड सिट बैक टू स्टडी विथ फुल फोकस, रादर देन स्टडिंग 16 आवर्स एंड उसमें से 8 घंटे आप कुछ अलग सोच रहे हो एंड 8 में से 4 घंटे सो रहे हो एंड 4 घंटे कुछ पढ़ रहे हो। 10 घंटा पढ़ाई करो बट काउंट दैट इन इफेक्टिव 10 आवर्स। सो जैसे कि फुल कंसंट्रेशन करो, कुछ इधर उधर ध्यान अटक गया, भूख लग गई, कोई बात नहीं, ऐसे वो भूख लगे और फिर आप पढ़ाई कर रहे हो वैसा मत करो। प्रॉपर खाना खा लो, कुछ ब्रेक ले लो 5-10 मिनट, बट मेक श्योर दैट 5-10 मिनट्स डू नॉट एक्सटेंड टू हाफ एन आवर एंड 1 आवर। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही है बेटा। आपके दिमाग में कभी कुछ ख्याल आते थे पढ़ते पढ़ते? क्या ख्याल आना एक आदमी का नेचर है, स्वाभाविक है। हम पढ़ते हैं, कुछ आपको कोई मिल गया या कुछ टेंशन आ गया, क्या वो ख्याल आपको पढ़ाई करने नहीं देता था? और अगर ऐसा हुआ करता था तो आपने ये मतलब बहुत बहुत जेनरिक है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा। अगर मैं भी पढ़ूंगा, देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ यार। सीए मेरी लाइफ नहीं है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है। दुनिया में अलग अलग 10 चीजें, मेरे परिवार का टेंशन है, दुनिया का टेंशन है यार, पैसों का टेंशन है, मेरे फैमिली में कोई बीमार है, हजारों मेरे दिमाग में ख्याल आते हैं, मैं करूं क्या? ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कर रहा हूं। अभी मेरे घर में कोई बीमार तो वो आएंगे मेरे दिमाग में, अभी मेरे घर में कोई पैसे का रोल तो आएगा मेरे दिमाग में। अरे तो करूं क्या मैं? पढ़ना भी तो इंपॉर्टेंट है। कैसे हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं? आपको कुछ बताना है इस बारे में? See, definitely I believe that, you know, CA in the making is a teamwork. Your family puts in equal effort than what even you are putting. मतलब उनकी भी आशाएं रहती है, वो भी देखना चाहते हैं कि आप भी एक CA बनो। तो जब भी आपको डर लगे या कभी आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपके स्टडी टेबल के सामने भगवान का फोटो रखो और अपने पेरेंट्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। वो जो फीलिंग आपको आएगा, आज मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे, वो सब मेरिट रैंकर्स है, उनसे पूछिए उनके पेरेंट्स में क्या फीलिंग है, मतलब हाउ प्राउड दे फील एंड व्हाट अचीवमेंट दे हैव हैड। दिस शुड बी इंस्पायरिंग टू यू व्हेन यू वांट टू सी योर पेरेंट्स स्माइलिंग फॉर यू। मतलब लीव द मटेरियल स्टफ। I used to call my friends, I used to trouble him so much for all kind of doubts, कुछ भी हो हर आधे घंटे में कॉल करता था, but I used to get a sigh of relief because he used to told me that I have the capability and we have to do it for them other than no one else. And everyone around you wants to see you happy. You happy people attract lot of people, so you have to, you know, be confident and, you know, be focused, stay focused. आप जैसे निखिल ने बोला था कि वो आधा घंटा नहीं होना चाहिए, आपका वो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेडिकेशन पेपर में दिख के आएगा।
ट्रस्ट मी, वो डेडिकेशन आएगा, बट उतना फोकस डेवलप करके रखिए। मतलब कि हमें ये जब अपने मन को रोकना है तो कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फैमिली ने सैक्रिफाइस कितना किया है। और ये आपने बहुत सही कहा, जब कोई बच्चा फेल होता है तो उसका परिवार फेल हो जाता है। और वो इतने प्लान्स होते हैं ना उनका, ये बच्चे का पास होएगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। और वो जब बच्चा फेल हो जाता है ना, तो माँ बाप, कभी देखना मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, उनके घर पे टीवी चैनल नहीं चलता यार। क्यों बोलते हैं, जब बच्चा पास होगा तब टीवी चैनल लेंगे। माँ बाप 10 साल से घूमने नहीं जा रहे, क्यों जानते? बोले अब थोड़ा ही दिन बचा, ये बच्चा सीए बनेगा, अब घूमने। अरे उनके एज का 40-50 चल रहा है यार। अब उन्होंने अब घूमेंगे नहीं तो कब घूमेंगे? पर एक आप ही इकलौती बैरियर हो जिसकी वजह से उनका ना घूमना होता है, ना फिरना होता है, ना वो अपने काम में, अच्छा कुछ भी हुआ ना, आपका रिजल्ट उनके जिंदगी का प्रायोरिटी बन जाता है। तो हमने ये सोचना, आपने जो कहा है कि माँ बाप के बारे में सोचें, तो शायद से हमारे दिमाग में सारे ख्यालात नहीं आएंगे। बहुत अच्छा बोला आपने। इनसे मैं एक सवाल पूछूंगा, गुरुराज आपसे एक सवाल पूछेंगे। जब अभी आप रैंक में आए तो आप अपने माँ बाप से मिले होंगे, मम्मी से मिले होंगे, तो उस समय क्या था, वो मोमेंट क्या था, क्या आप शेयर कर पाएंगे? मम्मी से आप जब मिले, क्या फीलिंग्स थी उस समय, क्या बोली मम्मी आपको? मैं घर पे ही था लकीली जब रिजल्ट आया। सो मैं वेबसाइट खोल के बैठा था एंड देन आई सॉ माई टोटल स्कोर फर्स्ट एंड आई थॉट चलो देखते भी, इतना स्कोर अच्छा है तो रैंक तो आना ही चाहिए। सो आई ओपन द रैंक एंड आई टोल्ड माई मॉम वाज राइट देयर इन द फ्रंट ऑफ मी एंड उनको मतलब लिटरली शी हैड नो वर्ड्स एंड शी वाज जस्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग एंड वो देख के इवन आई स्टार्टेड क्राइंग। सो इट वाज अ वेरी once in a lifetime type moment which you should always, as in, hard work sab, it's worth it, I would say. आपके घर का माहौल क्या था? मम्मी से पास होने के बाद का जो माहौल था क्या था? हाउ वाज द रिएक्शन? मतलब मुझे रियल हैप्पीनेस क्या होता है, मतलब असली खुशी क्या होता है, वो तब पता चली। मतलब जैसे अपन को फेसबुक पे 100 लाइक आ गए तो अपन खुश हो जाते हैं और फिर वो खुशी और सीए फाइनल में रैंक आने की खुशी, उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है, वो मुझे तब पता चला। लिटरली जब मैंने मॉम को बोला कि पास हो गए, ये सुन के ही वो तो रोने लगी। फिर उसके बाद रैंक आया है वो सुन के तो मतलब शी वॉज ऑन द 7th क्लाउड। सो बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरे डैड ऑफिस में मीटिंग में थे तो मैंने 3 बार कॉल किया तो उनके असिस्टेंट ने उठाया, वो बोले अभी तक मीटिंग में। तो मैं फाइनली बोला कि आप फोन लेके जाओ अंदर, मुझे बात ही करनी है उनसे। एंड मीटिंग में ऐसा था कि बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था, कुछ चालू था। एंड देन मैंने फोन पे ऐसा बोला तो मीटिंग में वो सब मतलब एटमॉस्फेयर टोटल चेंज हो गया। मेरे डैड भी बहुत रोने लगे। एंड मतलब तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ना कि आप रैंक में आओ, सीए पास हो जाना है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। सो आप ऐसा ना सोचो कि मुझे रैंक आना ही चाहिए, लेकिन रैंक आया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीए पास होना आपके घर वालों के लिए, आपके लिए एंड आपके रिलेटिव्स के लिए भी बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अपने में से ही कोई एक उभर के बाहर आया। मेरा पेपर में फोटो देख के मुझे इतने रिलेटिव जिनसे मैंने कभी जिंदगी में भी बात नहीं की थी, ऐसे सबके कॉल आए। उन्होंने लगा कि तुमने हमारे फैमिली का नाम रोशन किया। उनको बहुत प्राउड फीलिंग होती है। आप जिधर भी जाते हो सोसाइटी के सबसे खड़ूस से खड़ूस अंकल भी आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगते। तो और क्या चाहिए, सब पैम्पर करते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। जब रिजल्ट आया तब मैं मेरे घर पे था, पर मेरा क्या होता है कि वेन एवर आई सी द रिजल्ट आई डोंट वांट एनीवन अराउंड मी, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इट इज, जस्ट ये फाइनल एग्जाम। तो जब मैंने रिजल्ट देखा तब आई वाज शॉक्ड एंड आई स्टार्टेड जंपिंग एंड वेंट टू द अदर रूम एंड तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि चेक इफ यू हैव अ रैंक। जब देखा और ऑल इंडिया रैंक 27 फ्लैश हुआ स्क्रीन पे तो मेरी माँ रोने लग गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। But what was more shocking was my dad. It was only the second time which he cried, and the first time he cried was at my elder sister's wedding. So it was such an overwhelming moment for me, and at that point of time I realized कि तब मुझे लगा कि ठीक है, I have done something, but this is definitely not the end. And हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, पर if you decide to yourself that अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और उससे सारी प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व होने वाली है तो there is nothing like it. So I think that's what should keep you going through your career. Even मैं तो रैंक वगैरह में नहीं आया था और मेरे लिए पास होना ही मेरे रैंक के बहुत ऊपर था।
एंड आई वाज एट होम और मेरे दोस्त ने बोला कि मैं पास हो गया एंड आई स्कोर्ड 429. ये तो लोग ये बहुत आगे के लोग हैं. बट द बेस्ट पार्ट वाज आई गॉट थ्रू. मेरे दोस्त ने बोला आई वाज जंपिंग. फिर उस समय पे मेरी मम्मा को मालूम हो गया और कैसा था कि जो इंसान से ज्यादा उम्मीद नहीं होती है तो उसके पास होने पर भी रैंक से ज्यादा खुशी होती है. और आई स्टडीड हार्ड बट समवेयर आई फेल ट्वाइस इन आईपीसीसी. तो मेरे घर वालों को वैसे ना 1-2 अटेम्प्ट और ले गए बंदा फाइनल में भी. तो माय मॉम वाज क्वाइट प्रिपेयर्ड कि 1-2 अटेम्प्ट के बाद ही बचा. और अभी एंड माय मॉम इज टू थिंक फाइनल इज व्हाट मच मोर डिफिकल्ट देन व्हाट आईपीसीसी इज. सो शी थॉट कि पता नहीं होगा कि नहीं. तो शी डिड नॉट इवन आस्क बट आई वाज शाउटिंग. देन शी अंडरस्टूड. फिर मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी तीनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं. एंड मैं तो नहीं रो रहा था बट व्हेन आई सॉ देम क्राइंग, उस समय पे लगा यार कि अगर मैंने 6 साल अपने जवानी की बर्बाद की है, त्याग किया है, सब कुछ किया है, पर इन आंसू के सामने सब कुछ फीका है. ये वो समय है. आई थिंक इट इज द बेस्ट मोमेंट विच आई कुड गिव टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स. अमेजिंग, सो हैप्पी. उसके बाद में मैं तो सिर्फ पास हुआ था. थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स. आप जो से बोल रहे हैं ना, ये कॉल कर रहा है, वो कॉल कर रहा है. अरे कोई भी कॉल करता है, एनीबॉडी विल कॉल यू. और उसके बाद में जो पार्टी एंड ऑल दैट, इट वाज अमेजिंग मोमेंट. तो आई थिंक यू ऑल शुड बी रेडी फॉर ऑल दैट. बहुत मजा आता है. ये जमाना और होता है. और वंस यू गेट, यू सी दे हैव चेंज्ड, देयर लाइफ हैज बीन चेंज्ड यार. अभी इनके लाइफ में कुछ नहीं, जस्ट सैक्रिफाइस ऑफ कितना मेहनत सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा फाइनल के लिए, जी जान से. टोटल सैक्रिफाइस आई वुड से कि 4 to 4.5 months डेफिनेटली. किसी की शादी में नहीं जाना है, किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, और कुछ नहीं, एक सेल्फ डिसिप्लिन से रहो तो आप अचीव कर सकते हो. Definitely, 4.5 महीना just cut yourself off from the world and you will see that the world will then want to meet you after those 4.5 months. I'll tell you about myself. I studied for 5.5 months, 5.5 महीने, because मुझे आईपीसी में I failed twice. तो मुझे पता नहीं वो एक रहता ना इंसान को, आखिर जाता कभी भी कुछ नहीं कि कोई चीज है और साला ऐसा हो ना सब पास हो गए और मैं फेल हुआ. तो पता नहीं, आई स्टडीड हार्ड बट अभी कभी कभी किस्मत भी होती हो यार. कोई समटाइम्स इट इज अ डेस्टिनी ऑल्सो. ना फेल, अब क्या करेंगे. बट इट वाज सो बैड, आई फील सो बैड. इस बार सोच लिया फोड़ दूंगा, अभी फाइनल में नहीं, पास ही होना है. तो आई स्टडीड फॉर 5.5 months. और घर पे गया पूना में. आई डिड नॉट स्टडी बिकॉज आई थॉट कि पूना इज नॉट द राइट प्लेस टू स्टडी, बिकॉज यहाँ पे आई हैड गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. सो आई थॉट कि आई शुडंट स्टडी हियर. आई वेंट बैक होम. मैं घर गया, अपने कमरे में बैठा रहता था और पूरे समय पढ़ता था. आई शुड लिटरली स्टडी फॉर 14-15 hours एवरी डे. नो फेसबुक, नो फोन, नथिंग. नो बडी यूज्ड टू कम टू मीट मी. मतलब वो एक टैग होना चाहिए, एक डिसिप्लिन. वो जो कह रहे हैं उसके बाद ही होता है. जैसे हमने मुंबई डब्बे वाला को देखा था, ए डिवोशन. उस तरह से बात हो रही है यहाँ पे. वरना इन सब में टैलेंट और भी लोगों में है, पर इतना सैक्रिफाइस करना, फेसबुक से दूर रहना, व्हाट्सएप से दूर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से भी दूर रहे. चारों की गर्लफ्रेंड है. अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहना 4 महीने, इट्स नॉट अ जोक, बट स्टिल दे डिड इट. और पता नहीं होगी नहीं होगी, तुम्हारी तो पक्का होगी यार. गर्लफ्रेंड होना नहीं होना, बट एनीवेज यू गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो. बट उन फ्रेंड से दूर रहना बहुत बड़ी बात होती है. समवेयर यू नीड टू सैक्रिफाइस. और ये आप इनके चेहरे पे खुशी देख रहे हो, उनके पेरेंट्स का देख रहे हो. अमेजिंग इट इज. अब एक लास्ट में कुछ 5 मिनट बातें करेंगे इनसे कि आखिर वो कौन से टिप्स है जो आप बच्चों को देना चाहोगे कि आपको लगता है कि यार नहीं ये करना चाहिए. तो ये वो 3 बातें जो मुझे लगता है कि यू ऑल शुड डू इट. एक कुछ स्पेशल बात होना चाहिए. क्या वो खास बात है? कोई भी आपके स्टडी के कोई भी टिप्स, या नहीं यार ये फॉलो करो, ये मुझे लगता है ये क्रैक कर जाएगा, मतलब ये अच्छा होगा. सो फर्स्ट थिंग तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग इज कि यू शुड नॉट डेविएट फ्रॉम योर एम. योर अल्टीमेट एम इज CA, दैट्स इट. मतलब अगर फिर दोस्त का इंजीनियरिंग का एग्जाम खत्म हो गया है और फिर वो मूवी को जाए या फिर किधर भी जाए, तुमको पढ़ाई करनी है. देन नेक्स्ट थिंग इज कि इफेक्टिव स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करना रादर देन कितने आवर्स पढ़ाई की. थर्ड थिंग आई वुड से कि राइटिंग प्रैक्टिस प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. आपको पता नहीं चलता है, आपको लगता है मैंने पढ़ लिया तो मैं लिख पाऊंगा, लेकिन जो एक बार हाथ से लिखा हुआ है तो आप एग्जाम में वो रीराइट कर सकते हो. सो फॉर थियरी सब्जेक्ट राइटिंग प्रैक्टिस, and then for practical subjects presentation plays an more important role. like income tax में वो computation of total income, फिर वो column draw करना, उधर रुपीस का symbol लिखना, and फिर
वो रुपीज इन लैक्स है कि रुपीज इन क्रोर्स है वो लिखना। एंड कभी कभार क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, हमारे टाइम पे भी दिया था कि राइट आंसर्स इन रुपीज लैक्स, एंड बच्चे पूरे पूरे अमाउंट्स में लिख के आए। मैंने भी वैसा किया था, फिर फाइनल आंसर में आंसर फिर वो रुपीज ऐसे लैक्स किया। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को प्रेजेंटेशन, थियरी सब्जेक्ट को रिवीजन, एंड फिर एक क्यूमुलेटिव आपको एक आपका कितना कंफर्टेबल है। लाइक कुछ बच्चे 3 बार पढ़ के भी समझ में नहीं आता, और कोई कोई होता है कि वो एक बार पढ़ लिया तो फिर डायरेक्टली एग्जाम में भी याद कर जाता है। तो आप मतलब ऐसे इसने कहा 10 घंटे पढ़ो, ये मेरिट में आया, फिर मैं भी 10 ही घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे टाइम पास करूंगा, वैसा मत करो। हर एक की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई 8 घंटे में भी AIR 1 आ जाएगा, कोई 14 घंटे में भी ना आ सकता है। हाँ, सो अरे भाई ये लाइब्रेरी में कई लोग देख रहा हूं, जब से पढ़ा रहा हूं तब से दिखते, और तब से फिर अभी क्या है, ऐसा किसको बोलना अच्छा लगता है, तू अपने आप को बदल भाई, पढ़ाई के तरीके पर कोई हर्ट हो जाता है ना। अब ये बच्चे अपने कैसे, इनको छोटा बच्चा बोल के मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इनको बुरा नहीं लगता। अभी किसी तीसरे इंसान बोले अबे चेंज कर अपने आप को, कैसा पढ़ रहा है, ऐसे कैसे, अपना क्या अधिकार बनता है। समटाइम्स वी अंडरस्टैंड ऑल्सो, ये अभी इस बार भी फेल होएगा, बेटा उसको बोल नहीं सकते। बेटा आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या आपको इसका और ITSM के बारे में, आपको थियरी के बारे में क्या इनको लगता है कि ज्ञान देना चाहिए ताकि ये भी स्कोर कर जाएंगे, क्या क्या वो बातें हैं? और आपको मेरी क्लास के, पहली बात तो मेरी क्लास से फायदा हुआ है आपको? डेफिनेटली। आपके इसका के टीचर कौन थे? स्वप्निल पंडित। कहां से है वो? पुणे से। आपने उनको कहां देखा पहली बार? प्रेस्टीज पॉइंट। अच्छा ठीक है। और आप जब आपको लगता है कि क्लास से मेरे आपको बेनिफिट हुआ? डेफिनेटली। क्या फायदा हुआ? मेरा एफर्ट 40% रिड्यूस हो गया। मैं टेंशन नहीं लेता था कि वो सब्जेक्ट में मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। आई न्यू आई वाज क्लियरिंग आफ्टर द क्लास ओनली। बस मेरे को ये था कि आई मेड इट माई एज सब्जेक्ट, कि मतलब मेरे को ये सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाना ही लाना है, एंड प्रोबेबली अगर मेरा पेपर अच्छा गया तो मैं बहुत अच्छा स्कोर भी करूंगा। तो मेरे पास वो फोकस था ऑलरेडी, प्लस मेरा बैकअप भी था कि मतलब ये मेरा बैकअप सब्जेक्ट जैसा था। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन अदर सब्जेक्ट्स आई विल कम बैक एंड आई फाइट इन इसका। तो अगर मान लो अगर सेकंड ग्रुप का टोटल पूछेंगे आपको, तो क्या कैसा स्कोर रहा है आपका? मेरा सेकंड ग्रुप का टोटल 260 है। सो आई गॉट 55 इन कॉस्टिंग, 92 इन इसका, 46 इन DT एंड 62 इन IDT। तो मेरे स्कोर एवरेज है, बट एक सब्जेक्ट की वजह से मेरा इतना, और आपको सेट ऑफ का बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत। तो मेरे पास एटलीस्ट 60 मार्क्स सरप्लस है एक सब्जेक्ट की वजह से। सो यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर इन सच अ वे दैट यू नो व्हाटएवर काइंड ऑफ पेपर यू कम इन दैट ए सब्जेक्ट यू विल डू इट। यू विल। क्या मतलब ये ऐसा मुमकिन है? हम लोग सोच रहे तो आ जाएंगे 60-70 भी आ जाएंगे बच्चों को, बट वो विल पावर होना चाहिए। दैट सी ऑलवेज माई डैड टोल्ड मी वन थिंग, एग्जाम्स आर एन इवेंट नॉट अ हैबिट। रिमेंबर दिस, make it an event in your life, do not make it a habit. I remember those words and I always focused on my goals. I knew it. I used to write in front of my desk, CA Rishabh Rastogi. I always thought that aim and I always wanted to achieve that aim. So you have to form a strategy of your own. You know, whatever we might say might not also, you might not implement 10% or 5% of it. But even if you take 1% of it, trust me, वो एक direction तो मिलेगा आप लोगों को कि एटलीस्ट ये ऐसा हो सकता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। And we didn't do anything rocket science. Even these guys, when they got a rank and all, they studied with a methodology. If you have the methodology right, you will achieve it. गुरुराज आपसे सवाल पूछेंगे, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? 3, 4, 5, 6? एक बच्चा 8 सब्जेक्ट पढ़ लेता दिन में। आई वुड से ये एक पर्सनल डिसीजन है, किसको कैसे जैसे कंफर्टेबल होगा वैसे उन्होंने करना चाहिए। माई मेथोडोलॉजी वॉज आई यूज टू स्टडी 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम और मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, सो दैट मुझे एक ट्रैक रहता था कि मैं पूरे उस 3 to 4 मंथ्स में मैं कवर कर पा रहा हूँ कि नहीं। एक विजिबिलिटी थी कि मैं वो सब्जेक्ट में कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। सो दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आपको अगर कंफर्टेबल है तो आप 2 से 3 मैक्स टू मैक्स आई वुड से 3 सब्जेक्ट्स कर सकते हो आप एक दिन में, सो दैट आपको एक थोड़ा चेंज ऑफ टॉपिक होता है। बट डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ विद मेनी सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेशल एक माइंडसेट लगता है उस सब्जेक्ट के लिए। या सो ये एक पर्सनल डिसीजन है, बट यस डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। 3 मैक्स टू मैक्स 3 सब्जेक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस इज मैक्सिमम इनफ विच यू शुड गो फॉर। और एक सवाल, आपने क्लास करी इसका की और ITSM की करी, ऐसा ITSM में क्या हुआ, आपने इसका भी मेरे पास ज्वाइन कर लिया? क्या मैं बहुत अच्छा पढ़ाया था क्या ITSM में?
स्वप्निल सर का एक अलग ही मेथोडोलॉजी है जो बहुत यूनिक है, विच यू वोंट मे बी फाइंड इन ऑल ऑफ द क्लासेस. सो एक जो रिवीजन होता है उनका क्लासमेट हेल्प्स अ लॉट. एंड ऑल्सो इन केस ऑफ इसका आई वुड से कि उनका जो बुक्स में हर एक चैप्टर के बाद उन्होंने एक टेबल या चार्ट फॉर्म में दिया है जिसमें एक पूरे चैप्टर का समरी आता है. सो इवन इफ वाइल रिवाइजिंग कभी आप एक सब्जेक्ट करके बहुत बोर हो गए, यू कैन जस्ट ओपन द बुक एंड यू कैन जस्ट सी द टेबल. एक पूरा रिवीजन हो जाता है कि ये सब है. आप वो सब शॉर्ट फॉर्म, सब मेमोरी टेक्निक सब उसमें बोल दोगे. एंड बहुत मतलब आई रिमेंबर वन इंसिडेंट जब हम लोग डीटी क्लास में थे, ऋषभ और मैं हम लोग साथ में कर रहे थे. डीटी क्लास में भी ऋषभ कभी कभी इसका के शॉर्ट फॉर्म्स बोलता था. सो दैट वाज हिज लेवल ऑफ डेडिकेशन टू इसका. आपके साथ में क्या हुआ? आप आईपीसी में मुझसे पढ़े, ऐसा क्या हो गया फाइनल में आ गया? मतलब आईपीसीसी में जब आया तो इतना एनर्जी देख के मैं एक मिनट तो शॉक ही हो गया कि ये सच्ची अभी पढ़ाने वाले हैं कि इधर क्या क्या होने वाला है. तो मतलब कि मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये सीए इतना भी बोरिंग नहीं है. कोई एक इंसान है जो इतना एफर्ट्स ले रहा है आईटी जैसे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. मतलब तभी से मुझे आईटी में बहुत इंटरेस्ट आने लगा. जैसे मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त आईटी के बातें करते थे तो मुझे कुछ समझता नहीं था, लेकिन मेरा वो जब पहले बात करते तो मैं फुल इग्नोर कर देता था. तो अभी मेरा ऐसा होने लगा कि हाँ मुझे भी कुछ ना कुछ समझेगा. एंड मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. लास्ट मंथ में ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था दिल्ली. सो वो कंपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे एक फैमिली थी, तो उनकी लड़की भी सीए स्टूडेंट थी. तो वो ऐसे ही बात करते हुए उसने पूछा आप कहाँ से हो? मैं बोला पूना से. तो बोले फिर इसका की क्लास की क्या आपने? मैं बोला हाँ की. वो बोले किधर से? मैं बोला स्वप्निल सर से. बोले क्या बात कर रहे हो, आपने स्वप्निल सर का रिवीजन लाइव अटेंड किया? वो 2 मिनट शॉक हो गई थी. बोले आप बहुत फॉर्चुनेट हो, हमारे इधर वर्चुअल में हमको मिलता है लेकिन आपको लाइव में वो सुनने को मिला. तो मुझे वो टाइम पे रियलाइज हुआ कि पुणे का नाम भी, मतलब पुणे है जो दिल्ली और पूरे नॉर्थ साइड को एक फाइट दे रहा है कि हाँ कोई ना कोई पुणे से भी चमक के आता है. सो तब मुझे बहुत फॉर्चुनेट लगा कि मैंने आईटीएसएम भी सर से पढ़ा, इसका भी सर से पढ़ा. एंड बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे दोनों टाइम पे एग्जामिनेशन आया, तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू यार. बहुत अच्छा लगा यार ये इंसिडेंट सुन के यार मुझे. आपको ये बताना है कि एक दिन में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जो वही मैटर. Right. So as Gururaj said, हर एक का स्ट्रैटेजी अलग है. I used to see one day as a one day of a test match. प्री लंच सेशन है, पोस्ट लंच सेशन है और इवनिंग सेशन है. तो however you plan, I used to do 3 subjects in a day. तो that's how you used to plan. A practical subject in the morning, अगर दोपहर में नींद आती है तो you should do a practical subject, and evening में you can do a theory subject. So that's how I used to divide. And the least amount of time I took for revision was ISKA, because of Swapnil sir. Because I knew that I know all the concepts, I just have to go through them once or twice. So that's what I did. बहुत अच्छा लग रहा है यार. मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे भी, आप सोचो, आई एम फीलिंग सो प्राउड. जिनको मैं तो खुद रैंक में नहीं आया, बट द वे माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग. आप भी कल रैंक में आओ. तो बीइंग अ फैकल्टी, थिंक अबाउट माई सेल्फ. ऑल इंडिया 9 लोग रैंक में है, ये बच्चा बहुत आगे चला गया, 92 लेकर आया. तो आई ऑल्सो फील सो प्राउड कि जिस मेथोडोलॉजी को मैंने दुनिया को फॉलो नहीं किया, आई हैव मेड माई ओन ट्रेंड कि मुझे ऐसा पढ़ाना है और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा. और पीपल टॉक्ड, देयर सो मेनी पीपल टॉक्ड नेगेटिव अबाउट मी. ये तो मस्ती में पढ़ाते हैं, इनको तो ऐसे क्यों डिसिप्लिन. अरे मुझे कोई, आई डोंट बॉदर. ये मेरा ऐसा ही तरीका, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा. एंड दिस इज हाउ आई थिंक द बेस्ट मेथोडोलॉजी. ये थेरी सब्जेक्ट, ये अगर प्रैक्टिकल होता तो आई वुड हैव बीन डिफरेंट. अरे अगर मैं लेटाना थोड़ी ना बच्चों का, थेरी का गेम बजाते बजाते ऐसा एक तक सैड सैड स्टोरी तो नहीं सुना रहा हूं मैं. और जिंदगी इतनी भी खराब नहीं है यार, बाकी टीचर्स की होंगी. आई थिंक यार कि यार लाइफ में एक बार, अब सैड चेहरा देख के बच्चे भी सैड हो जाते हैं यार. बच्चे पहले परेशान है, सैड देखता, उनको लगता सीए बहुत ही बेकार है यार. ये सीए बन के ये भी हौला है, हम तो वैसे हौला. तो इतना भी सीए खराब नहीं है. लाइफ कैन बी, सी वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लियर. सीए इज माई पार्ट ऑफ लाइफ यार. सीए मेरी लाइफ थोड़ी ना है यार. तो वाई ऑलवेज हैव टू थिंक कि सीए हूं मैं, हंसूंगा नहीं. सीए हूं मैं, बोरिंग रहूंगा. वाई हैव टू डू दैट. इनको देखिए कितना चमकते सितारे हैं सारे, है या नहीं है यार. तो
एक आखिरी का सवाल मुझे अभिराम आपसे पूछना था कि वो कोई 2-3 बातें बता दो आप कि आपको लगता है कि बच्चों ने फॉलो करना कोई भी सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए. There's a popular English saying, jack of all trades, master of none. But I feel in CA final it's more important that you're a jack of all trades instead of being a master of just one subject. So try to give equal importance to all subjects and try to finish the paper. That is the first thing. Second thing is preparing your own notes, because आप जो आपके हाथ से खुद से लिखते हो, nothing can replace that. So whatever subjects you don't have summarized notes, prepare those summary notes, because ये summary notes ही है वो जो आप exam पे पहले पढ़ने वाले हो. If you start reading the entire syllabus before the exam, you are not going to be able to finish it. So prepare summary notes and highlight the important words and adjustments. And third thing is practice. So give a test series, at least one test series before you attempt the exam, and that too a month before the exam. I think those three are the most critical things you can do. और एंड आई वुड लाइक टू से नेवर लूज होप. आप दोस्तों से बातें करते हो उसका इतना हो गया मेरा इतना बाकी है, तो वो प्रेशर मत लो. ऑलवेज बी होपफुल कि यू विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग. एंड दोस्तों से कांटेक्ट में रहो, बट इतना भी कांटेक्ट में मत रहो कि वो आपको प्रेशराइज करने लगे कि तेरी अब लग गई है एंड तेरा कुछ नहीं हो सकता. तो बी कॉन्फिडेंट, बी होपफुल एंड कुछ प्रेशर मत लो. डोंट टेक प्रेशर ऑफ पेरेंट्स और फ्रेंड्स एंड देयर एक्सपेक्टेशंस. आप सिंसियरली अपने एफर्ट्स डालते रहो एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. हर एक की अलग पर्सनैलिटी होती है, हर एक की अलग कैपेबिलिटीज होती है. सो खुद पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड देन सीए क्या आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. मतलब एक बात तो समझ में आ रही है, समरी नोट्स का जो इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिस मैनुअल का इंपॉर्टेंस है, आरटीपी का है, टेस्ट का है, ये 4 की मुझे समझ में आ रही है इस वक्त इनसे बात करने के बाद कि हमने हर सब्जेक्ट का समरी बनाना चाहिए, क्योंकि समरी से रिवीजन होगा. और सिर्फ मैं हमेशा क्लास में कहता हूं इसलिए नहीं, इनके पास देखो दे मेड समरी नोट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स. दैट्स व्हाई दे कुड रिवाइज सो मेनी टाइम्स. सो व्हाट वी हैव लर्नड कि हमने थ्योरी को हो या प्रैक्टिकल को, वी शुड मेक समरी नोट्स. है ना बच्चों? हाँ या ना? और जैसा उन्होंने कहा कि अभिराम ने कहा था रिवीजन करते हैं, मतलब री रीडिंग नहीं करेंगे, हम उस चीज को बार बार रिकॉल करेंगे. मुझे लगता है काफी चीजें आप आज सीख कर जा रहे होंगे यहां से. और आपने ये भी देखा होगा कि इन्होंने प्रैक्टिकल को सॉल्व किया है. हाँ ना भाई गुरुराज? सॉल्व करना चाहिए. और साथ साथ में आपने ये भी देखा होगा यहां पे इन्होंने टेस्ट सीरीज की बार बार बात करी है, वो तो जरूर आपने लिखना ही है. और आपने ये भी समझा होगा पढ़ाई करने का लेवल जो है हर एक इंसान का अलग होता है. कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, बट इट हैज टू बी इफेक्टिव. मेरे लिए इट वाज 14 आवर्स. आई स्टडीड 14 आवर्स बिकॉज इट वाज रिक्वायर्ड फॉर मी. मैं कभी 10 घंटे पढ़ता शायद से आई वुड नॉट हैव क्लियर्ड, बिकॉज माई कैपेबिलिटी वाज नॉट लाइक दैट. आई वाज नॉट हैविंग वो कैलिबर. मैंने पहचान लिया था एपीसीसी में. आई हैव टू वर्क हार्डर एंड आई स्टडीड, आई गॉट थ्रू. वो मेरे लिए इट वाज रिक्वायर्ड. बट अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको 10 घंटे जीना, ओके देन यू स्टडी फॉर 10 आवर्स. वो भी आपने समझा. आपने ये भी समझा होगा इस लेक्चर में कि आपको कितना सोना है, वो इतना भी कम नहीं होना चाहिए और इतना भी ज्यादा नहीं. 7 घंटे 6 घंटे की जो बात हो रही है, और एग्जामिनेशन के पहले दिन भी आपने सारा कुछ रिवाइज करना चाहिए, ये भी आपने समझा है. एक बात जरा एग्जामिनेशन के पहले वाली गुरुराज आपसे पूछेंगे, एग्जामिनेशन के पहले दिन क्या पढ़ना है आपका पहले से डिसाइडेड था क्या? मतलब डेफिनेटली पहले जब फर्स्ट रीडिंग करते हैं तभी मार्क करके रखना है कि जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं चैप्टर्स में या फिर डिफिकल्ट कंसेप्ट्स कुछ रहेंगे वो पहले ही मार्क करके रखना है. एंड यू शुड बी थरली प्रिपेयर्ड कि हम लोग ने वो 2 दिन में क्या कवर करना चाहिए. एंड फॉर दिस द टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सो दैट यू गेट अ फील कि वो 2 दिन हमारे कैसे स्पेंड होने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग आई वुड एम्फोसाइज अपॉन कि कुछ भी ऑप्शन को मत छोड़ना. कितना भी डिफिकल्ट कोई कंसेप्ट लगे, कीप रीडिंग इट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, बट कुछ भी ऑप्शन को मत छोड़ना. बिकॉज जब हम लोग पेपर में क्वेश्चन चूज करते हैं, आउट ऑफ 6 वी नीड टू आंसर 5. सो तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, सो दैट वी कैन चूज द राइट क्वेश्चन एंड वी कैन स्कोर द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल. सो कुछ भी ऑप्शन को मत छोड़ना. और ये आईटीएसएम के बारे में पूछना है कि इसका में और आईटीएसएम में क्या अपनी क्लास के बुक के अलावा बच्चे पूछते हैं मॉड्यूल भी करोगे, तो मॉड्यूल वगैरह कुछ करने की जरूरत है कि बस इतना ही इनफ है? नहीं, सिर्फ स्वप्निल सर का बुक. बिलीव मी, उनका एफर्ट आपके पेपर में दिख के आएगा. ट्रस्ट मी, इतना ब्यूटीफुली मैंने आज तक किसी फैकल्टी का इतना मेहनत नहीं देखा है एक बुक बनाने में. ही इज टेकन सो मच एफर्ट टू बाइफर्केट द मॉड्यूल सो ब्यूटीफुली. एंड ट्रस्ट मी, कुछ क्वेश्चंस थे हमारे इसका के पेपर में, जैसे अभिराम ने बोला बहुत ट्रिकी थे, लेकिन वो क्वेश्चंस भी कवर्ड थे बुक में. इतना आप थरोली पढ़ोगे. और मेरे को इतना आदत हो गया था सर का, मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिए खुद के ही मेमोरी टेक्निक बनाए. मतलब मेमोरी टेक्निक आपकी आदत सी बन चुकी थी? आदत सी हो गई. मैं खुद के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी मेमोरी टेक्निक बनाई ताकि मेरे को वो क्वेश्चंस में कोई पॉइंट मिस ना हो जाए. एंड इफ यू कंपेयर स्वप्निल सर्स नोट्स with द PM,
एवरीथिंग इज कवर्ड, 99.9% सब कवर्ड है. कोई भी चीज ऐसा नहीं लगेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है, ये कहां से आया है, ये क्यों आया है. सही बोल रहे हैं. और आपने कहां से, क्या आपका भी यही मानना है कि बुक्स के बारे में क्या कभी आपने मॉड्यूल पढ़ा था? नहीं, मॉड्यूल तो मैंने आईटी और आईटीएसएम हो, इसका हो, मैंने मॉड्यूल का हाथ भी नहीं लगाया. सिर्फ जो मेन मॉड्यूल है सर का वो पढ़ा. एंड डेफिनेटली फॉर कॉन्फिडेंस मैंने प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ा था 2 बार, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और आंसर्स कैसे लिखना है. तो अपने नोट्स में नोट्स फॉर्मेट में होता है, बुलेट फॉर्मेट में होता है, पर उसके ऊपर अगर क्वेश्चन का आ गया तो वही नीचे मैटर सेम रहता है कि नहीं, वो देखने के लिए प्रैक्टिस मैनुअल 2 बार पढ़ो. इसका का बहुत अच्छा है. राइट. हाँ बेटा, कुछ आखिरी सवाल था वहां पे. घर जाके पढ़ाई करना, ये एक्चुअली पूना के ही सारे लोग, राइट? यू फ्रॉम पुणे? हाँ. ये पुणे से ही है. बट अगर मैं अपनी बात करूंगा तो आई डोंट थिंक द पुणे इज राइट प्लेस फॉर द स्टडीज, बिकॉज जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए इट बिकम सो डिफिकल्ट. लॉन्ड्री होती है, तो रूम होता है, तो खाना, एक तो पहले तो हम लोग वी आर सो सफर्ड फ्रॉम फूड एंड ऑल. फूड इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन पुणे. यहाँ पे खाना अच्छा मिलता नहीं, और स्पेशली घर जैसा तो बिल्कुल नहीं मिलता. एंड यू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग. यू ऑलवेज हैव टू थिंक शाम में क्या खाना है और कहाँ खाना है, और वही खाना मिलने वाला है जो पैथेटिक है. आई शुडंट से लाइक दैट, बट एक हॉस्टल वालों को पता है वो रोज का वही मेरे से खाना खाना है. एक हफ्ते के लिए ठीक लगता बॉस, रोज रोज वही आके, और उनका मंडे के दिन यही सब्जी बनेगी और ट्यूसडे के दिन यही बनेगी. अरे इंसान है क्या मशीन है भाई, मंडे के दिन यही बनाएगी, मम्मी ने ऐसा बना था मंडे के दिन यही बनेगी. तो इसीलिए होता क्या कि माँ का जो हाथ का वो पैम्पर्ड, वो जो हाथ का खाना बना हुआ है, और जो प्यार होता है, खाना भले ही 5 स्टार होटल जैसा नहीं है, पर वो बनाएगी वो 5 स्टार को तोड़े. बराबर है क्या नहीं? और उससे जो प्यार मिलता है, वो खाना मिलता है. और वो जब हमारे लिए करती है ना, बेटा दूध लेके आओ, क्या बेटा प्यास लगी, क्या ये खाना है क्या, वो लगता है कोई इतना कर रहा है यार, मैं तो पढ़ तो सकता हूं, मैं इतना गधा हूं. अगर ये मेरी मम्मा तो रात भर मैं जब तक सोऊंगा नहीं उसका लाइट बंद नहीं होता था. तू सोता क्यों नहीं? पापा आते थे बार बार चेक, तू सो जा, तू सो जा. अरे इतनी फिक्र होती है, जब तक मैं सोऊंगा नहीं वो जग रहे. तो समवेयर यू फील यार आई शुडंट प्ले विथ मोबाइल, आई शुडंट डू टाइम पास, क्योंकि कोई तो है जो, क्या है ये बॉन्डिंग, एंड यू फील सो नाइस कि यार कोई तो यार इतनी फिक्र कर रहा है. अदरवाइज पैसों से भी कोई नहीं मिलता है प्यार. तो दिस इज हाउ, वो घर पे रहने का एक एडवांटेज है. शी इज देयर, डैड इज देयर, वो चाहिए रहे इंसान को. अपन मशीन नहीं है. कहीं ना कहीं तो लगता है वो आदमी को, एक माँ बाप अगर रहे ना, ये जैसे ये भी बोल रहे थे ना अभी, इन सब ने फील किया है, वो माँ और माँ बाप का कोई तोड़ नहीं है. वो उनका वो बात भी कर लेता ना, बेटा तो ठीक है, इनफ हो जाता. अरे इतना, मैं 11 बजे बोलता था कि 11, जैसे कि 11 बजे मेरे खाने के लिए टाइम होता था, तो मम्मा बोलती तू रूम में ही रहे, मैं तेरा प्लेट लेकर लगाती हूँ, खिलाती हूँ, तू मत हिल. मैं रोटी भी लेके आता हूँ, किचन जाते थे नीचे और लेके आते. नमक रहेगा फॉर एग्जाम्पल, नमक, तो मैं बोलता मम्मा रहने दो, नहीं नहीं तू रुक, तू पढ़ाई कर, वो लेकर. दिस इज हाउ, एंड यू फील सो नाइस, एंड एट द सेम टाइम यू गेट मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड. यार कोई तो है यार, ये अलग ही बात है. एंड और मुझे लगता है यू शुड गो होम, वहां पे सारे दोस्त नहीं रहेंगे और खाना पीना अच्छा मिलेगा, बहुत सारी चीजें होती है. तो यू शुड स्टडी एट होम ओनली, वो बहुत बड़ी बात होती है. पूना में अगर इन लोग का घर ही पूना में है तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट हम लोग जैसे जो हॉस्टलाइट है, तो आई डोंट थिंक कि पूना इज द राइट प्लेस टू स्टडी. हाँ क्लासेस हो गई, यू गो बैक टू होम, यू शुडंट स्टे बैक हियर. हाँ जी. तो इसी के साथ में आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, इनको पूछ सकते हो. हाँ बेटा. मोनोटोनस हो जाता है पढ़ पढ़ के, तो कोई स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कुछ करते थे क्या? क्या कहीं वॉक पे या जिम गए या फिर म्यूजिक सुन लिए या मूवी देख लिए? स्ट्रेस बस्टर कुछ होता था बेटा तुम्हारी जिंदगी में? So when I used to have my food, I used to watch some TV, I used to listen to music, or we used to talk to our friends, मतलब कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे. So you know you have to have some entertainment factor. At last एक human mind है, आप कितना उसको दौड़ाओगे, थोड़ा तो ब्रेक चाहिए रहता है. That is why that sleep factor is very important. You have a good sleep now, then you recover really well. The next morning you will be again fresh enough to run. So थोड़ा बहुत entertainment रखना चाहिए. थोड़ा बहुत चाहिए. Even I used to, you know, while solving the accounts or maths, और जो कॉस्टिंग था, तो आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, और म्यूजिक सुनने में आई यूज्ड टू फील केयर, मतलब वो नहीं कि गाने बजा रहा हूं, इंस्ट्रूमेंटल चलना चाहिए ताकि मेरा माइंड भी ट्रैक पे हो, मुझे बोर भी नहीं हो रहा. फिर तुम मुझे 6 घंटे बैक टू बैक अकाउंट्स करने बिठा दो, आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड बिकॉज म्यूजिक चल रहा है. दिस हाउ आई यूज्ड टू डू इट. तो और कुछ सवाल बेटा पूछेंगे आप? निखिल. इनका सवाल है कि जो हम लोग प्लान करते वो एग्जीक्यूट नहीं होता. क्या आपके साथ में ऐसा होता था या फिर आप एग्जीक्यूट करवाते ही थे? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्लान होता है, तो
तो प्लानिंग के टाइम पे ही अंडरस्टैंड योर ओन कैपेबिलिटीज, कीप स्पेस फॉर कॉन्टिजेंसीज एंड वैसे इस हिसाब से प्लान करो कि अगर आपको लगता है 20 दिन लगेंगे तो 22 दिन का प्लान करो, बट 25 दिन का मत करो। तो वैसे एंड यू शुड ऑलवेज रिविजिट रीवर्क योर प्लान कि अभी एक सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा हो गया तो वी शुड टेक दोज एक्स्ट्रा एफर्ट्स like put in 2 to 3 hours extra and try to finish off other things which you are good at। तो मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं होते उसको बहुत टाइम लगता है, होता है कि वो लगता है कि पहले कर लेंगे बट बाद में नहीं होता है। तो थोड़ा काम रहो, कोई दोस्तों से टिप्स लो कि कैसे किया उसने, फिर अपना कुछ दिमाग चला के कुछ आइडिया करके हो जाता है। फिर तो सिर्फ एफर्ट्स लेना जरूरी है। एक सवाल जो हमारे जो सर है दीपक गुप्ता सर है, आईडीटी आपने कहाँ से पढ़ा था? मैंने आईडीटी डीजी सर से पढ़ा था। सो उनके नोट्स बहुत ही कलरफुल नोट्स है एंड इसमें बहुत सारे चार्ट्स और बहुत अच्छे नोट्स है, तो इसलिए इट वाज गुड फॉर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल एज फॉर रिविजन। वो दोनों में यूज हुआ नोट्स, तो इट वाज वेरी यूजफुल एंड इवन इन क्लास ही एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट्स इन वेरी डिटेल्ड फॉर्म एंड बहुत ईजी लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो पढ़ाई करते समय भी याद आ जाता है कि ये पॉइंट सर ने कवर किया था ऐसे ऐसे। सो हाउ मच स्कोर्ड इन आईडीटी देन? आई स्कोर्ड 69। आपने भी डीजी सर से किया था? यस, मैंने भी डीजे सर से किया, मेरा स्कोर 62 था। 62। आपका निखिल, वेयर डिड यू डू योर आईडीटी क्लास? डीजी सर। अब चारों सारी क्लासेस सेम ही देते क्या आपका? ओके, वेरी गुड यार। तो हाउ मच यू स्कोर्ड इन आईडीटी देन? आई स्कोर्ड 68 मार्क्स। 68 एंड योर्स? I scored 71 in IDT. Thanks. आपने डीजे सर को इन्फॉर्म किया गया? मैंने तो आपका नंबर दे रखा है कि सर आपके स्टूडेंट थे, तो आई हैड गिवन योर नंबर ऑल्सो। सो गुड, आई एम सो हैप्पी। और आपके कोई, हाँ जी बोलेंगे, क्वेश्चन क्या है? नहीं, बिल्कुल सही। आपको ये फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक स्टूडेंट को ही एक स्टूडेंट की इज्जत होना जरूरी है। हाँ जी। कैसा आप क्या क्वेश्चन को दोहरा दो क्वेश्चन। यहाँ पे जितने लोग व्यूअर्स है वो क्वेश्चन है यहाँ पे कि डेली रूटीन क्या फॉलो करते थे? क्या ये भी इनका भी रूटीन हमारे जैसा ही होता है या रैंकर कुछ अलग करते हैं? क्या इनके जिंदगी में भी सेम रूटीन होता है? I think जो भी आप दिन में करते हो, I think most of us do the same thing, but how you do it is what matters. और once again CA is all about discipline. अगर आप वही रूटीन डिसिप्लिन फॉलो करते हो, बहुत बार क्या होता है आप टाइम टेबल बनाते हो, अगेन देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग, अ टाइम टेबल इज ओनली फॉलोड ड्यूरिंग द फर्स्ट डे, सो यू शुडंट डू दैट. Whatever timetable you make sure it's realistic and you stick to it. And it said that it takes 21 days to get used to anything. तो अगर आप 21 दिन शुरुआत के उसको स्टडीज को अपना हैबिट बनाते हो, सो बाद में जो भी टाइम पीरियड है इट्स एफर्टलेस, एंड आई डोंट थिंक इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू टू मेक स्टडिंग रेगुलर स्टडिंग अ हैबिट. आई थिंक दैट इज द की टू सक्सेस. और मॉर्निंग में पढ़ाई करना चाहिए 4 बजे या रात में हाउलो जैसा पढ़ना चाहिए? इसके लिए मैंने हर रैंकर से अपनी अपनी राय सुनी है. ऐसा किसने बोला नहीं मॉर्निंग में. आई यूज टू प्रेफर आई एम गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इनसे पूछेंगे क्या मॉर्निंग इवनिंग क्या है, रात में ऐसा कुछ है, रात मॉर्निंग क्या होता है? नहीं, मुझे आज तक कभी आदत नहीं सुबह जल्दी उठने की और रात तक जगने की. सो मतलब मैं बोलता हूँ आपके सामने बोलने के लिए कि मैं दिन भर पढ़ता था, सुबह 8 से पहले उठा नहीं जाता था. सो दिन भर मैं एफर्ट्स लेता था एंड स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तो मैं 10 बजे तक कर पाता था, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाता था. लेकिन फिर मैंने लोगों से सुना मैं 4 बजे तक पढ़ता हूँ, मैं 3 बजे तक पढ़ता हूँ, तो थोड़ा प्रेशर आता है खुद पे. तो मैं भी फिर ट्राई करने लगा 2 बजे तक तो पढ़ लेते हैं. तो वैसे करते करते फिर मेरा एक रूटीन सेट हो गया कि सुबह 8 बजे उठ के 9 बजे तक पढ़ाई को बैठना, फिर कंसिस्टेंटली दिन भर पढ़ाई करना, शाम को थोड़ा खेलने जाना, फुटबॉल खेल के आना, टीवी पे कुछ देखना. फुटबॉल खेलते भी थे? नहीं, रैंकर खेलता भी नहीं है, रैंकर सिर्फ पढ़ता है. क्या आपको लगता है जिम जाना या कुछ आधा घंटा वर्कआउट कर लेना या खेलना या कुछ वॉक पे जाना या ये तो प्राणायाम करते हैं, तो क्या ये सब चीजें करना सही है? नहीं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिर आपका एक फोकस डेवलप होता है. मैं हर रोज फुटबॉल नहीं खेलता, जब फुटबॉल नहीं खेलता था तो एक वॉक के लिए तो जाता ही था, एंड फिर आके आप री एनर्जाइज हो जाते हो, फिर रात 2 बजे तक बैठ सकते हो. तो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि आप यू आर अ 4 o'clock पर्सन और यू आर अ नाइट 2 o'clock पर्सन. सो
जैसे आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन पढ़ाई करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब अगर हम लोग पढ़ाई करते समय जिम जाएंगे, मुझे सवाल पूछते हैं सर जिम जाना सही बात है, मैं कहता कोई गलत नहीं, आधा एक घंटा यू कैन स्पेंड ऑन दैट, राइट? आधा एक घंटा तो टाइम पास कर सकते, टाइम पास मतलब कि हमारे ओन लाइकिंग्स के ऊपर, और उसमें आप वर्कआउट करते, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट? सो बहुत बहुत शुक्रिया यहां पे हमारे शो पर आने के लिए, और YouTube व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इन सभी का एक बार जोरदार तालियां बजा के आप अभिनंदन करोगे। ये हमारे साथ आए, देखो ये इनका बड़प्पन है, ये यहां पे आए, और कहीं ना कहीं सीए स्टूडेंट को हमेशा होता है कि दूसरा सीए स्टूडेंट भी आगे जाना चाहिए, ये कोई मतलबी भावनाएं नहीं होती। और आए, एक्चुअली दे हैड कम हियर एट 6:30, बट समहाउ वी हैव पोस्टपोन्ड द प्लान। अभी वो आज 6:30 से अभी खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, और दे आर सो डेडिकेटेड सिर्फ आपकी भलाई के लिए, राइट? तो एक यही एक अच्छे इंसान की, अच्छे इंसान, देखो हम लोग सिर्फ सीए बनना वही इंपॉर्टेंट नहीं कि अच्छे इंसान भी बनना है, हमसे जितना अच्छा होता है समाज के लिए हम वो कर रहे हैं। ये लेक्चर से ना मुझे फायदा है ना इनको फायदा है, बट मुझे क्या लगता है कि मेरे साथ जो हुआ ना एपीसी से मैं 2 अटेम्प्ट में, वो किसी के साथ में और नहीं होना चाहिए। मैं फेल इसलिए नहीं हुआ था कि मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं फेल ही इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम था, एंड आई अंडरस्टूड। फिर उसके बाद में जब से मैं टीचर बना हो, चाहे वो ऑल इंडिया रैंकर 1 रेखा सुतार की बात हो या इसके पहले भी, आई ऑलवेज थिंक कि इनकी बातें 4 लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये मुझे मालूम है, ये वीडियो जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज आएंगे, बिकॉज इंडिया में इस चीज की जरूरत है। अगर ऐसे लोग अपने विचार शेयर करेंगे अपना स्वार्थ न रखते हुए, तो इंडिया एक दिन बहुत आगे जाएगा, हमारा सीए प्रोफेशन आगे जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए, गुरुराज, निखिल, अभिराम, ये ऋषभ रस्तोगी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर। थैंक यू वेरी मच, क्या बात, थैंक यू गाइस, एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर गाइस, बाय बाय।